Yes, good evening, India, and everyone here also. Hope everybody is doing well, fit, and fine. Just once again, I'm your host, Siddhi Tiwari, is present here just to take care about your preparations related to GPSC Mains 2026. एंड यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ GS3 के पेपर को लेकर के और जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर के आज ये दूसरी क्लास है जहाँ पर हम लोग एक अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे, अनदर सेट ऑफ टॉपिक को डिस्कस कर रहे होंगे। वो है 300 के बाद, 300 के बाद। तो ऑन बिहाफ ऑफ एकेडमी जस्ट आई वेलकम एवरीवन। आई होप सब लोग ठीक हैं। सो लेट्स प्रोसीड। चलिए, सो ये जो टॉपिक है आज मैं इसको अगेन कुछ रिक्वेस्ट पर इसको थोड़ा छोटा करने वाला हूँ। यहाँ पर हम हर टॉपिक को एक ही पेज में करेंगे और उसको भी बहुत ब्रीफ में, बिकॉज वी वांट ये जो सेशन है वो एक्सक्लूसिवली फंक्शन करे, वर्क करे इन द वेलफेयर ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस दिस ईयर, राइट। चलो, तो आज जो टॉपिक हम लेने वाले हैं कंटेंट्स में वो है 3012 310 यहाँ तक। जो आज के टॉपिक्स हो जाएंगे इसमें वो हो जाएगा हमारा एआई वॉशिंग, जनरेटिव एआई, डीफेक्ट, इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ हम बात करेंगे रोल ऑफ आईसीटी इन गवर्नेंस, आपका इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ इंडिया, बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया, as well as biofuels and different generations of that, gene editing, different kind of tools like CRISPR, Cas9 technology, and the advancement as well Bio E3 policy of India, wherein we are helping the country to go from certain level of economics to the targeted value $300 billion, right? तो चलिए, तो आज मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं रखूँगा, एज पर द रिक्वेस्ट ऑफ सम ऑफ यू, लाइक। तो वह 10301 का जो फर्स्ट टॉपिक है वो एआई वॉशिंग है। और एआई वॉशिंग जो होता है वो एग्जैक्टली क्या है, क्या कंसेप्ट है और टॉपिक को हम कैसे लेकर चलेंगे, ये पहले बता दें कि देखो एवरी टॉपिक हैज़ गॉट सम टर्मिनोलॉजी कीवर्ड्स हैं। तो आप देखिए, जैसे कि एआई वॉशिंग एग्जैक्टली, तो एआई वॉशिंग है या ग्रीन वॉशिंग है, तो ग्रीन वॉशिंग एनालॉजी लॉगी से इसको हम रिलेट कर सकते हैं। ग्रीन वॉशिंग एनालॉजी का मतलब यही हुआ जैसे कि कोई कंपनी है वो क्लेम करती है कि उनके प्रोडक्ट्स एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं पर वो ना हो, जैसे कि पेपर कप, वो वास्तव में एनवायरमेंटल फ्रेंडली जैसे ना हो फॉर एग्जांपल, तो वो ग्रीन वॉशिंग हुआ, मतलब फेक इन्फॉर्मेशन देना। इसी प्रकार से एआई वॉशिंग है कि कोई कॉरपोरेशन है, कोई सिस्टम है, कोई कंपनी है, वो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं यूज कर रहे हैं लेकिन ये बताते हैं कि हम जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट। तो इस तरह से यहाँ पर है पोटेमकिन एआई, इस तरह कैपेबिलिटी, इन्फ्लेशन, ह्यूमन इन लूप फॉर दैट, मतलब जब एआई ना करे और ह्यूमन इन लूप उसको काम कर रहा हो, इस तरह से। इसके अलावा यहाँ पर है कंसीलमेंट, इसके अलावा है वेपरवेयर, एसईसी चार्जेस, एफटीसी ऑपरेशंस, एआई कंप्लाई, ईयू एआई एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 19, इसके अलावा सीसीपीए, एएससीआई, इंडिया एआई मिशन एंड डिस्क्लोजर एंड ऑडिट। ठीक है, इन कीवर्ड्स के आसपास से क्वेश्चंस, ये टॉपिक को आप कवर कर सकते हैं। तो मैं कुछ इसमें से चीज़ें आपको बता देता हूँ, क्या क्या बात आप ध्यान रखेंगे टॉपिक को कवर करने के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं वो तो यहाँ पर कोई सीधा यूपीएससी ने इस पर नहीं पूछा, टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इस क्वेश्चन को किसी भी स्टेट पीसीएस में भी नहीं देखा गया, ये मानते हैं कि भाई ये कभी ऐसे हो सकता है, हालांकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय एआई, ठीक है। वॉशिंग, डिस्कस इट्स implications फॉर कंज्यूमर्स, इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ जेन्युइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन, राइट। तो अब देखो वास्तव में एआई वॉशिंग है क्या और इसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं कंज्यूमर्स पर, इन्वेस्टर पर, या क्रेडिबिलिटी ऑफ द जेन्युइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन। अब देखो, मान लीजिए कि कहीं पर कोई एक कॉरपोरेशन जो है इस तरह से फेक इंफॉर्मेशन बता देता है कि हम अपने सिस्टम, हम अपने कस्टमर्स को एआई सपोर्टेड कोई गाइडेंस या सपोर्ट कर रहे हैं और वो गलत हो तो फिर बाकी की भी क्रेडिबिलिटी पर फर्क पड़ता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसको देख लीजिए कि बेसिकली ये क्या चीज़ है एआई वॉशिंग। आप एक बात करेंगे कि एक डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिस है, रॉन्ग प्रैक्टिस है, इन विच कोई भी कंपनी जो है एग्जैजरेट करती है, बढ़ चढ़ करके बताती है
और ओवर स्टेट करती है, फॉल्सली क्लेम करती है द रोल ऑफ एआई, ओके, इन इट्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। पर्पस सिर्फ यही है कि ताकि वो कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर सके, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सके, या उससे रिलेटेड फंडिंग को वो अवेलेबल करा सके, फंडिंग को जनरेट कर सके। ठीक है, तो फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट एआई वॉशिंग इसे आप देख लेंगे, थोड़ा सा डिटेल इस तरह से बताएंगे, एआई एज ए सर्विस ऑल्सो। ठीक है, इसको समटाइम हम इसको ऐसे भी कह देते हैं कि एज ए सर्विस, या पोटेमकिन एआई प्रॉब्लम्स। ठीक है, जो फॉल्स बताता है, ये बेसिकली मिसलीड करता है मार्केट, डिस्टॉर्ट करता है इन्वेस्टमेंट, या इरोड करता है ट्रस्ट, लोगों के ट्रस्ट को ब्रेक करता है, इरोड करता है। तो दिस इज नॉट द करेक्ट थिंग इफ एनी ऑफ द कॉर्पोरेशन इज डूइंग इट। ठीक है, अब देखो फॉर्म्स क्या क्या हो सकते हैं इसके, कैपेबिलिटी, इन्फ्लेशन हो सकता है, लेबलिंग, ऑर्डिनरी सॉफ्टवेयर, फिल्टर्स। ठीक है, इस तरह की चीजें हो गई, ह्यूमन इन लूप, कंसीलमेंट मेथड है, मैकेनिकल टर्क स्टाइल है, बसवर्ड लोडिंग है, वगैरह। तो ये सारे के सारे फॉर्म्स ऑफ दिस हैं। इसको आप बता देंगे जैसे आपके प्रोडक्ट ड्राइव्ड इन द टर्म्स ऑफ न्यूरल, कॉग्निटिव, ऑटोनॉमस, इंटेलिजेंस, जो एआई के होते हैं अपने, वही। इसके होते हैं वाइट मैटर्स, क्या क्या इसके नुकसान है, व्हाट इज द हार्म ऑफ दैट, और उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, व्हाट आर द हार्म, ओके, पोस्ट इफेक्ट या इफेक्ट ऑफ दैट। ठीक है, तो देखो एक तरह से इन्वेस्टर का डिसेप्शन है, उसको फॉल्स देना है, कैपिटल फ्लो हाइप कर देते हैं। ठीक है, नॉट रियल इनोवेशन, एज ए रिजल्ट किसी भी कॉरपोरेशन का में फंड्स बहुत ज़्यादा हो गया, और ये एक तरह से इसका नुकसान है। कंज्यूमर हार्म है यहाँ पर, बायर्स पे प्रीमियम फॉर द ऑर्डिनरी टूल्स, प्रीमियम उन्होंने किसके लिए पे किया, एआई के लिए, लेकिन वो टूल ऑर्डिनरी है। इस तरह से मार्केट डिस्टॉर्शन कर देता है, जेन्युइन एआई फर्म्स क्राउडेड आउट बाय लाउडर क्लेम्स, इरोजन ऑफ ट्रस्ट, लोगों का ट्रस्ट ब्रेक करता है, रेगुलेटरी लीगल रिस्क है इसमें, सिक्योरिटीज में जैसे जो भी होती है सिक्योरिटी फ्रॉड एंड फॉल्स एडवर्टाइजिंग एक्शंस होते हैं इसमें। ठीक है, ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। साथ ही साथ सेफ्टी एंड अकाउंटेबिलिटी गैप्स काफ़ी होते हैं। ठीक है, अनडिस्क्लोज लिमिट होती हैं इसमें, कॉज फेलियर्स इन द क्रिटिकल यूज। तो इसमें से जो भी आपको 2-3 पॉइंट्स जो भी आपको लगता है कि मुझे आपको याद है, उसको आप लिखना चाहते हैं, वो लिख लीजिए। इसके बाद में आ जाइए एआई वॉशिंग, जेन्यून वर्सेस जेन्यून। तो ये हो गया वर्सेस जेन्यून। तो जेन्यून एआई क्या है, प्लस एआई वॉशिंग। जेन्यून एआई क्या होती है, एक्चुअल, जेन्यून एआई होगी, एक्चुअल लर्निंग मॉडल्स होंगे, ट्रांसपेरेंट होगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेड मेथड होंगे, बेंचमार्क लिमिट्स हैं इसमें, वेरीफाइबल है, क्लियर स्टेटमेंट्स हैं, रिप्रोडक्टिबल है, डिसेबल है रिजल्ट्स, ये सब। जबकि यहाँ पर एआई भी क्या होगा, ये लेबल सिंपल इन रूल्स, हिडन ह्यूमन वर्कर्स हैं यहाँ पर, वास्तव में उन्होंने ह्यूमन वर्कर को बैकग्राउंड में रख रखा है, इन ह्यूमन व्यू रख रखा है, दे आर मैनुअली डूइंग इट, इट्स नॉट डन बाय एआई, एंड कॉर्पोरेशंस एंड कंपनीज आर क्लेमिंग दैट इट इज डन बाय एआई। तो ये हो गया बजवर्ड विद द टेक्निकल डिटेल्स एंड ऑल। ठीक है, ये मैं पहले ऊपर जैसे बता चुका। रेगुलेटरी रेस्पॉन्सेज हैं इसमें, जैसे यूएस सिक्योरिटी एक्शन है, एसईसी, राइट, एसईसी एक्शन है इसके अगेंस्ट, यूएस एफटीसी ऑपरेशन से रिलेटेड है, टारगेट करता है डिसेप्टिव है मार्केटिंग एंड फॉल्स एफिकेसी क्लेम टू कंज्यूमर्स। ये वाला आप बता दीजिए। इस तरह से आप यूरोपियन यूनियन वाला भी बता सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप दो तीनों में से अगर तीनों बता दीजिए, या तो, या फिर एटलीस्ट एक या दो बता दीजिए इसमें से। इंडिया कॉन्टेस्ट एंड वे फॉरवर्ड क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, इससे रिलेटेड अगर कोई भी एडवर्टीजमेंट मिसलीड कर रहा है, फॉल्स क्लेम कर रहा है, तो वो एक्शनेबल है बिफोर द सीसीपीए एंड द कंज्यूमर कोर्ट्स। इस तरह से इसके एडवर्टीजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने यहाँ पर सेल्फ रेगुलेटरी कोड सेट कर दिए हैं, कैन कर्ब द एग्जैजरेटेड टैक्स क्लेम्स। ओके, इंडिया एआई मिशन 24 के तहत जो इसमें जो भी अमेंडमेंट किए गए हैं, वहाँ यही बताया गया कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन जेन्यून कॉम्पीट, जहाँ पर जेन्यून कंप्यूट है, डेटा या मॉडल्स हैं, वहाँ पर ही करने हैं। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए आप इसको लिखिए, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। तो हल्का फुल्का जरूर जानकारी रखिए। इन केस कहीं जनरल इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इफेक्ट, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पर आप बता सकते हो। तो 302 टॉपिक है जनरेटिव एआई का। और अगेन, जनरेटिव एआई क्या होता है, जनरेटिव एआई इज वेरी पॉपुलर। ठीक है, इस पर हम थोड़ा डिटेल बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले वही
आप आकर के यहाँ पर एक तो हम इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर देखो जीपीएससी मेंस 25 में आया, ये कुछ टॉपिक खुद अपने आप इंपॉर्टेंट है, जनरेटिव एआई, ठीक है, नॉर्मल टू जनरेटिव एआई दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन यही पूछा गया 25 में, 26 में, रिपीट हो सकता है या किसी फॉर्म में हो सकता है या तोड़ मरोड़ के हो सकता है, कहीं ना कहीं एआई पर क्वेश्चन होते हैं। देयर इज अ न्यू ट्रेंड ऑफ एआई जनरेटेड आर्ट। तो जो जनरेटेड एआई जनरेटेड आर्ट है, whether it is in form of text, speech, images, videos, whatsoever, तो वो जनरेटिव एआई के थ्रू होता है, खास एक टूल काम करता है यहाँ पर, that we will discuss there. How do you find it different from the traditional one? ट्रेडिशनल की तुलना में ये कैसे थोड़ा डिफरेंट है, तो दैट आल्सो we will be discussing in the comparison. What could be the impact of AI on the innate creativity? जो innate creativity of a future generations है, तो फ्यूचर जनरेशन की इनेट क्रिएटिविटी को ये क्या कर सकता है, इसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं। सपोज कि अगर हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, दे एवरीबडी इज क्रिएटिव, देयर आर सर्टेन स्किल्स विच आर डेवलप अमंग पीपल, वो लोग वो सब चीज़ें डेवलप की जाती हैं। एट द सेम टाइम अगर कहीं बच्चे आया आगे आने वाली जनरेशन सिर्फ वो एआई बेस्ड ही चीज़ों को करती है, तो उनकी जो इनेट जन्मजात जो क्रिएटिविटी है उसको क्या फर्क पड़ सकता है, यहाँ पर पॉइंट है। तो आप देखिए इसमें आप बता दें कि भी जनरेटिव एआई एग्जैक्टली क्या है। यहाँ ट्रांसफार्मर जो है 2017 के पॉइंट्स को बताएंगे जो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर फाउंडेशनल मॉडल्स कौन कौन से हैं, जैसे कि आपका एलएलएम है, आरएलएचएसएफ है, डिफ्यूजन्स हैं, गन है, आरएजी है, या हेलोकेशंस हैं, हेलुसिनेशंस हैं, या फिर एल्गोरिदम बायस है, ठीक है, किसी भी डेटा के कारण आईपी या कॉपीराइट का कोई केस है, डीप फेक है, इंडिया या मिशन से रिलेटेड है, भाषणी जो आपका लैंग्वेज मतलब ट्रांसलेटर है उसके लिए वो है, भारत जीपीटी है, यूआईआई ये है, वाटर मार्किंग, इन सब टर्म्स के आसपास अपने इस टॉपिक को आपको तैयार करना है, राइट। तो लेट्स फोकस। तो फर्स्ट थिंग इज जनरेटिव एआई क्या चीज हो गई है, इज अ क्लास ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। और ये वास्तव में क्रिएट करती है किसी नए कंटेंट को, जनरेटिव इसका नाम ही है जनरेटिव, नए क्रिएट को कंटेंट को कर सकती है, आइदर इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, कोड, 3D, ठीक है, किसी भी फॉर्मेट में इसको क्रिएट करती है, रादर देन ओनली क्लासिफाइंग और प्रेडिक्टिंग फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डेटा। ऐसा नहीं है कि कोई एग्जिस्टिंग डेटा है उसी को प्रेडिक्ट कर रही है या उसी को क्लासीफाई कर रही है, ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको बताएंगे, अटेंशन इज ऑल यू नीड, एनेबल दैट। ये पूरा का पूरा जो है एलएलएम्स, फाउंडेशनल मॉडल, जनरल पर्पसेस मॉडल्स, ट्रेन, इस तरह से ब्रॉड डेटा एंड एडेप्टेड मैनी टास्क पर काम करेगा। तो चलिए एग्जांपल इंक्लूड करते हैं जीपीटी क्लास मॉडल्स के। यहाँ पर जैसे जीपीटी क्लास मॉडल्स हैं, गूगल जेमिनाई है, या फिर आपका एंथ्रोपिक्स है, क्लाउड को बोलते हैं हम, एंथ्रोपिक क्लाउड, एंड ओपन मॉडल्स लाइक लामा, या जो भी इमेज टूल्स, जो भी आप आज की तारीख में जनरेटिव एआई के टूल्स हैं उनको आप एग्जाम्पल कर सकते हैं। हाउ डज इट वर्क? फाउंडेशनल मॉडल क्या करेगा इसका, ठीक है, दैट इज बेसिकली वेरी लार्ज मॉडल, प्री ट्रेंड होता है ऑन बोर्ड, ठीक है, डेटा को लेकर के एंड फाइन ट्यून्ड है। एलएलएम्स है यहाँ पर, प्रेडिक्ट करेगी नेक्स्ट टोकन टू द प्रोड्यूस फ्लुएंट टेक्स्ट एंड ऑल। ट्रेनिंग पाइपलाइंस है यहाँ पर, प्री ट्रेनिंग रॉ डेटा से प्री ट्रेनिंग करेगा एंड देन फाइन ट्रेनिंग ट्यूनिंग करेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर री लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक के साथ साथ उसको री करेगा, मतलब यहाँ पर करेक्शंस के पॉइंट को किया जाएगा, डिफ्यूजन एंड गन, जनरेटिव इमेजेस, मीडिया, ठीक है, प्रॉम्प्टिंग, ये सारा एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर एप्लीकेशन होंगे, सेक्टर्स, एजुकेशनल कंटेंट, सॉफ्टवेयर, आईटी, हेल्थ केयर, मीडिया डिजाइन, गवर्नेंस, रिसर्च, ठीक है। तो यहाँ पर इनका सबका यूज है, जैसे यूज ऑफ जेनेटिव एआई, ट्यूटरिंग, लाइक कोड जनरेशन, ड्रग डिस्कवरी, मॉलिक्यूलर उससे इमेजेस या कोई भी टेक्स्ट वगैरह क्रिएट करना है, चैटबॉट्स जो मल्टीलिंगुअल ग्रीवेंसेस होते हैं, ये है, क्वेरी हैंडलिंग है, हाइपोथेसिस जनरेशन, किसी भी प्रकार की हाइपोथेटिकल जनरेशन करनी है, प्रोटीन मटेरियल डिजाइन है, कोई भी मटेरियल डिजाइन जिसके अंदर जो मॉलिक्यूलर डिजाइन होता है या फिर आपका रिसर्च में होता है, ठीक है। कंसर्न्स एंड रिस्क क्या है, तो देखो हेलुसिनेशन एक भ्रामक स्थिति डेवलप होती है, कॉन्फिडेंट बट फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड आउटपुट है यहाँ पर, दैट इज भ्रामक हेलुसिनेशन। देन कम टू बायस एंड टॉक्सिसिटी। अब देखो रिप्रोड्यूसेस
प्रिजुडिस, अब कहीं ना कहीं प्रिजुडिस प्रेजेंट इन द ट्रेनिंग डेटा, ट्रेनिंग में, तो ये ऐसे ऐसी केसेस में ये हो गया टॉक्सिक, ये इसके सबके रिस्क है। ठीक है, जॉब डिस्प्लेसमेंट, यस, ऑटोमेशन ऑफ वाइट कॉलर, ठीक है, एंड क्रिएटिव टास्क है, इसके ऊपर है इसका नेचर ऑफ प्रॉब्लम। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, यहाँ पर जो डेटा के बेसिस पर आईपीआर सुरक्षित नहीं है, कॉपीराइट, यहाँ पर ऑनरशिप एआई आउटपुट एट रिस्क, डीप फेक या मिस इन्फॉर्मेशन जो सिंथेटिक मीडिया इनेबल कर सकता है, फ्रॉड एंड मैनिपुलेशन ये जनरेट हो सकता है, ठीक है, वगैरह। तो ये सारे के सारे आप बताएंगे, ये दीज आर द रिस्क ऑफ द थिंग। ओके, अब यहाँ पे इंडिया जीपीएस एंगल, चाहे वो आप मिशन 24 जो हम बार बार बता चुके हैं उसको आप मेंशन करें, भारत जीपीटी, सॉवरेन एलएलएम जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ उसको भी कर सकते हैं, रेगुलरिटी अप्रोच दैट इज इम्पॉर्टेंट टू लाइट टच प्रो इनोवेशन एंड ऑल दिस। ठीक है, आगे देखो कैसे हम इसको बेटर कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर बनता है कंप्यूट का, जिसमें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जीपीयूस को जब हम इंपोर्ट कर पाएंगे, सेल्फ फैब्रिकेट कर पाएंगे, उनको डेवलप कर पाएंगे, तब कंप्यूट स्ट्रांग होगा। इस तरह से ज़्यादा जितना ज़्यादा डाटा होगा उसी बेसिस पर ये सब चीज़ें होंगी, राइट। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू मेंशन इन दिस टॉपिक। नाउ कम टू डीप फेक्स। अगेन दिस इज नॉट सो पॉपुलर, छोटा टॉपिक है, उस लेवल का नहीं है, बट यस क्वेश्चन क्योंकि डीप फेक काफ़ी पॉपुलर होता है तो कोई छोटा क्वेश्चन बन सकता है, किसी सब पार्ट पर ये बन सकता है। तो डीप फेक में अंदर कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज हैं उसको देख लीजिए, ठीक है, और फिर हम इस पे बात कर लेते हैं मॉडल आंसर्स। तो इसको भी ज़्यादा क्वेश्चन कहीं किसी ने नहीं पूछा, हाँ ये जरूर है कि छोटा प्री वगैरह में ये सब चीज़ें आती रहती हैं। हेलो, यस। तो देखो यहाँ पर जो यूपीएससी या जीपीएससी या किसी स्टेट में कोई क्वेश्चन हो सकता है, तो मॉडल में हम क्या बता सकते हैं। एक तो ये है डीप फेक जो होता है एक सीरियस थ्रेट टू इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी, कोई भी इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी जो होती है उसको सीरियस थ्रेट है, बिकॉज मिस इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। आगे यहाँ पर इंडिविजुअल जो प्राइवेसी है उसको ब्रीच करता है, तो डीपीडीपी एक्ट दैट विल बी अफेक्टेड एज वेल डिस्कस द टेक्नोलॉजी। इसमें दूसरा पार्ट है कि जहाँ पर बिहाइंड दैम, इसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी, किस टेक्नोलॉजी के सपोर्ट के साथ डीप फेक बनाए जाते हैं। आज साथ ही साथ में आप इसके लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल मेजर्स नीडेड टू काउंटर द मिसयूज। ठीक है, हम कैसे पता लगाएं कि भाई डीप फेक को कैसे पहचाना जाए, कौन कौन से टूल्स हैं, कौन कौन से साइट्स हो सकती हैं, क्या 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 किया जाए जिससे कि इनको हम पहचान सकें और उसको जनरल अवेयरनेस में लोगों के साथ रख सकें। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं, तो बहुत हल्का सा इस पर भी फोकस करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, विल नॉट गिव मच टाइम ऑन दैट। यू शुड नो व्हाट एग्जैक्टली द डीप फेक इज। एक तो इसका आप देख लीजिए कि सिंथेटिक मीडिया है ये, यहाँ पर सिंथेटिक मीडिया, इट्स नॉट एक्चुअल, ये वीडियो है, मीडिया है, इमेज है, ऑडिट है या टेक्स्ट है, इन विच पर्सन, किसी भी व्यक्ति का फेस, वॉइस, एक्शन आर डिजिटली फैब्रिकेटेड। इवन देखो आजकल बहुत सारे जो बड़े प्रोमिनेंट एंड पॉपुलर जो एडुकेटर्स हैं उनका वीडियो, उनका स्टाइल या उनकी ऑडियो के साथ भी इस तरह से डिफेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, डिजिटली फैब्रिकेटेड एंड मैनिपुलेटेड। ये तो इससे क्या इसको बनाते कैसे हैं, वही डीप लर्निंग से बनाएंगे इसको, स्पेशली द जनरेटिव एडवर्सल एडवर्सरियल नेटवर्क गैन। अब ये देखो डीफेक्ट का ये है, दिस इज द थिंग विद द हेल्प ऑफ विच दिस इज मेड और जनरेटेड। तो इसमें जो है एंड डिफ्यूजन मॉडल्स वगैरह टू मेक अपीयर रियल। ठीक है, तो इसमें वही है कि एक जैसे वीडियो बना उसका फिर गैन यानी जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क वर्क किया, तो यहाँ पर गैन वर्क कर रहा है कि भी नहीं नहीं इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसमें कुछ अभी भी परफेक्टली नहीं बना है, तो वापस फिर वीडियो जनरेट होता है। तो इसमें जनरेटिव एंड एडवर्सियल दोनों ये चीज़ें चलती रहती हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ विच डीप फेक वीडियोस मतलब रियल काफ़ी कुछ क्लोज टू रियल वीडियोस या ऑडियो बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनको किया जाता है। अब देखो टेक्नोलॉजी है इसमें, गैन, फेस स्वैप, और उसके बाद में रिनेक्टमेंट हो गया, है ना, रिनेक्टमेंट हो गया, इसके बाद वॉइस क्लोनिंग हो गई। तो ये तीन चीजें हो गई इसके अंदर जिसको आप बताएंगे टाइप्स में, राइट। तो अब ऐसा करके व्हाट आर द डीपफेक यूज फॉर, कहाँ से, देखो इलेक्शन में मैनिपुलेशन में बहुत से ऐसे वीडियोस हैं जो रियल में किसी लीडर या किसी ने कहा ही नहीं, ऐसा बना दिया गया। ठीक है,
सोशल इंजीनियरिंग इसको दिस इज यूज फॉर दैट एंड इट कैन इम्पैक्ट दैट। ऑटोमेटेड जो डिस इंफॉर्मेशन अटैक होते हैं, कई गलत इंफॉर्मेशन को दिखाना या बताना, ठीक है, एजेंडा रन करने के लिए। आइडेंटिटी थेफ्ट है, फाइनेंशियल फ्रॉड है, स्कीम्स एंड ऑक्सेस हो गए, यहाँ पर सेलिब्रिटी पोर्नोग्राफी हो गई, ठीक है। तो इनके साथ भी ऐसा कर दिया जाता है। नाउ दीज आर द थ्री फैक्टर्स, तीनों को आप बता दो। वॉइस क्लोनिंग, अब देखो few सेकेंड ऑफ ऑडियो कैन सिंथेसाइज अ कन्विंसिंग फेक वॉइस फॉर स्कीम्स। जैसे कि आपके वॉइस का सैंपल ले लिया जाए और उसको रीजनरेट कर लिया जाए इसके थ्रू, क्लोनिंग। सो फेस स्वैप हो गया यहाँ पर, वन पर्सन फेस और एक्सप्रेशंस मैप्ड ऑन टू अनदर फेस और ऑडियो, ठीक है। मान लीजिए भाषण किसी स्टेज पर कोई दे रहा है और वहां पर आपका फेस को क्या कर दिया जाए, स्वैप कर दिया जाए। इस तरह से ये वाला है कि जनरेटर क्रिएट्स फेक वाइल डिस्क्रिमिनेटर डिटेक्ट्स। तो इसमें क्या होता है कि जो जनरेटर होता है ये और जो डिस्क्रिमिनेटर होता है, दोनों पैरेलल में ये वर्क कर रहे होते हैं जस्ट कॉम्पिटिटिव यील्ड रियलिस्टिक आउटपुट के लिए। तो ये तीन चीजें आप बताइए कि दीज आर द टेक्नोलॉजीज यूज, ठीक है। लेजिटिमेट यूजेस एंड मैलिसियस यूज जैसे मैंने बताया वो बहुत सारे हैं, इनको आप बताएं। थ्रेट्स क्या क्या है, देखो इलेक्शन डेमोक्रेसी में है, फाइनेंशियल थ्रेट्स है, वुमेन सेफ्टी एंड प्राइवेसी पर बहुत ज़्यादा सेफ ये है, रेपुटेशन एंड डिफेमेशन किया जा सकता है, नेशनल सिक्योरिटीज में बी आल्सो थ्रेट, इरोजन ऑफ ट्रस्ट, ये सब चीज़ें बता सकते हैं जिसका आप नेचर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन इंडिया अब आज की तारीख में डीप फेक के लिए क्या क्या है, ठीक है, या पहले से एग्जिस्ट क्या करता है, कि किन जगहों पर हमें और वे फॉरवर्ड एक्सक्लूसिव तरीके की और जरूरत है। तो आईटी एक्ट 2000 यहाँ वर्क कर रहा है, सेक्शन 66D, इसको बताएं आप। आईटी एक्ट रूल्स रूल्स है, ये एक्ट है, ये रूल्स है, ध्यान रखें। 21, ये इंटरमीडियरीज मस्ट रिमूव द फ्लैग, ठीक है, इम्पर्सनेट, इसको जस्ट विद इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इसको रिमूव करना है। इसी से तरह से BNS 23, BNS आगे किसी टॉपिक में बताऊंगा, DPDP एक्ट 23, इसकी प्रोविजंस ऑन चीटिंग, फॉर्जरी। So these are the framework to control the things. Detection in India context way forward, detection and provenance है, इसके साथ साथ प्लेटफॉर्म ड्यूटी है, इलेक्शन सेफगार्ड्स है। तो ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको कि आप देख लेंगे, राइट। these are the like way forward to detect India's context and the thing, ठीक है। चलिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी पर बात कर लेते हैं। तो अगेन आईटी के ऊपर सवाल आते रहे हैं, हालांकि आज की तारीख में ये क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस सेक्शन पर पहुंच गया है। तो देखते हैं कि पीछे यूपीएससी ने या किसी भी जीपीएससी ने इसको, किसी भी स्टेट पीसीएस ने इसको कैसे पूछा। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये देखेंगे हम। पहला तो आप ये देखिए, जीपीएससी मेंस 19 में पूछा है, यूपीएससी ने इसको 13 में पूछा है। तो अगेन आप जानते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अब मतलब आईसीटी यानी इस पर थोड़ा सा और बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स होपफुली बन चुके हैं, तो आप उसी लेवल को दिमाग में रखते हुए तैयारी करेंगे। तो क्वेश्चन 19 में जीपीएससी ने क्या पूछा, डिजिटल इंडिया कंसिस्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट। डिजिटल इंडिया उसमें तीन चीजें हैं, डेवलपमेंट ऑफ सिक्योर एंड स्टेबल डिजिटल आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विसेज डिजिटली। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका सर्विसेज हो गया, तीसरा हो गया यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी, ठीक है। इनको आपको एलुसिडेट, इनको आपको एक्सप्लेन करना है। तो यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी पर क्या स्थिति है अगर हम अपने पॉलिसीज को देखें। इसके बाद में ये डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विसेज डिजिटली, गवर्नमेंट की कौन कौन सी सर्विसेज हैं इसके थ्रू डिलीवर हो पा रही हैं, और साथ ही साथ में सिक्योर एंड स्टेबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या स्टेटस है, ठीक है। तो क्वेश्चन यही पूछा गया, डिजिटल इंडिया कंसिस्ट ऑफ, जीपीएससी ने देखो कितना बढ़िया सवाल पूछा कि इट कंसिस्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट, तीन कंपोनेंट है। एक सिक्योरिटी स्टेबल स्ट्रक्चर, दूसरा है गवर्नेंस गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और तीसरा है यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी। इसी को आपको एक्सप्लेन करना था, ये जीपीएससी का सवाल था। व्हाट इज डिजिटल सिग्नेचर। अब देखो 13 का सवाल है, थोड़ा सा और उस समय टेक्नोलॉजी लगभग काफी अपग्रेडेड हो रही थी, तो उसी हिसाब से सवाल पूछा है, डिजिटल सिग्नेचर
क्या होता है, एक क्वेश्चन बहुत जस्ट बेसिक सा, व्हाट डज इट ऑथेंटिकेशन मीन, ऑथेंटिकेट जब करते हैं डिजिटल सिग्नेचर से, उसका क्या मीनिंग है, साथ ही साथ में गिव द वेरियस साइलेंट बिल्ड फीचर्स एंड डिजिटल सिग्नेचर। तो सिर्फ एक टेक्नोलॉजी के आसपास, टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है, सिग्नेचर क्या है और वो कैसे अप्लाई हो रहा है, इन्हीं के आसपास, इन्हीं के इर्द गिर्द ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा। तो इसका मतलब इन दो बातों से हम दो बातें साफ, इन दो क्वेश्चन से हम कुछ बातें जो साफ कर पाए वो ये कि एक तो इसमें टर्मिनोलॉजी एंड एप्लीकेशंस है, दूसरा आज के स्टेटस में कि भाई बेसिकली ये जो डिजिटल इंडिया है, यानी आज के एस्पेक्ट में, आज के टाइम के हिसाब से क्या स्थिति है इसकी। तो लेट्स सी कि भी आप इसमें क्या क्या चीज़ें और बताओगे, राइट। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये आपका बहुत ही प्राइम सेक्शन के क्वेश्चन होता है, ठीक है, आईटी से रिलेटेड। तो बेसिकली आईटी जो होता है वो क्या चीज़ है, दिस इज यूज ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है, सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, नेटवर्क, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ठीक है, किस लिए, टू स्टोर, प्रोसेस एंड ट्रांसमिट, व्हाट, द ट्रांसमिट एंड रिट्राइव इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को हम ले सकें, ट्रांसफर कर सकें, दैट इज व्हाट द आईटी इज। ओके, तो पॉइंट हुआ सीधा एक डेफ का। definitions are always important, remember that the definition of any of the concept is always important, there are two reasons, first कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले उनको लिखना होता है, दूसरा कि भाई जब हम डेफिनेशंस को जितना ज्यादा, उसका नाम ही डिफाइन कर रहा है, मतलब वो हमें बेस दे रहा है कि द प्रोसेस टू व्हाट एक्सटेंट वेयर इट विल गो। तो क्वेश्चन हुआ इट अंडरपिन्स, कहाँ कहाँ किन किन चीजों को हाईलाइट करता है, मॉडर्न डिजिटल इकोनॉमी, यस इसी बेसिस पर है, स्पैनिंग हार्डवेयर, साथ ही साथ में सॉफ्टवेयर, आईटी सर्विसेज, लाइक गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी जगह से, बिजनेस प्रोसेसेस मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं बीपीएम, ठीक है। तो बीपीएम बहुत इंपॉर्टेंटली आपको लिखना ही लिखना है, टेलीकॉम एंड इमर्जिंग फील्ड लाइक क्लाउड, है ना। तो ये सब फील्ड हो गए, एआई, डेटा एनालिटिक्स, एआई, इंडियाज आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, ठीक है। इंडस्ट्रीज ऑफ, ये जो इंडस्ट्री है पिलर ऑफ द इकोनॉमी है, तो जहां पर भी आईटी डेवलप होगी पिलर होगा, और टॉप एम्प्लॉयर, लीडिंग एक्सपोर्ट, ये सारा। अब देखो इंडियाज आईटी बीपीएम इंडस्ट्री एग्जैक्टली क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज वेल एज आपका जो बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट है, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इंडस्ट्री, राइट। तो यहाँ पर तो हो रहा है डेवलपमेंट, वहां पर हो रहा है सर्विस का प्रैक्टिस। कंप्यूटर्स के केस पे बात करें तो हम एडवांस से एडवांस कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर्स डेवलप करने की दिशा में है, सॉफ्टवेयर बेस्ट से बेस्ट डेवलप हो रहा है, हमारा जो वर्क फोर्स है बहुत साउंड डेवलप हो चुका है, नेटवर्क्स की बात करें तो हम 6G की तरफ बढ़ चुके हैं, और 5G को बहुत एडवांस लेवल पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उसके अंदर क्या क्या चेंजेस ला करके 6G अचीव होगा वो सब, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम टू स्टोर में, इलेक्ट्रॉनिक्स तो बहुत कुछ खास नहीं, लेकिन क्लाउड कैसे डिस्कस किया जा रहा है, कैसे इसमें रोल प्ले कर रहा है स्टोरेज के लिए, साथ ही साथ प्रोसेस एंड ट्रांसमिटिंग व्हाट, द रिट्राइविंग द इंफॉर्मेशन। सो ये देखो इंडस्ट्री में ग्लोबल सर्विस हब, इंडिया अकाउंट्स फॉर अ लार्ज शेयर ऑफ द वर्ल्ड आईटी एंड बीपीएम आउटसोर्सिंग। बीपीएम पर हम बहुत ज़्यादा ऊपर है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर हमारे जो यूथ है, हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उसके थ्रू हम उसको आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। नेस्कैम इज द अपेक्स इंडस्ट्री बॉडी, नेस्कैम के थ्रू हम इस काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं, दैट इज व्हाट द आपका व्हाट डू यू से दिस थिंग, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। ओके, देन सेगमेंट्स कौन कौन से हैं इसमें, आईटी सर्विसेज हैं, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट हो गए, साथ ही साथ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हो गए, इंजीनियरिंग आर&डी हो गया, एंड हार्डवेयर हो गया। तो हार्डवेयर, आर&डी, बीपीएम, दिस आर प्राइम थिंग्स, ठीक है। फिर आप बताइए आईटी इंफॉर्मेशन वर्सेस बीपी, ठीक है, बीपीएम। तो बीपीएम और बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट एंड द आईटी, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो क्या है, देखो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट यहाँ होता है आईटी, सर्विस डिलीवरी होती है यूजिंग आईटी इन्फ्रा, तो डिलीवरी वाले पोर्शन पर हम ज़्यादा मजबूत हैं।
देन ये हो गया सिस्टम डिजाइन एंड कोडिंग, ये बहुत एक्सक्लूसिव होता है, क्रिएटिव वर्क होता है, यहाँ पर लो स्किल पीपल कैन ऑल्सो वर्क। तो सिस्टम डिजाइन कोडिंग मेंटेनेंस, बैंक ऑफिस, ठीक है, बैक ऑफिस, बीपीओस, केपीओस, ये सारे हो गए। इंजीनियरिंग यहाँ R&D एंड IP क्रिएशन होता है। यहाँ पर क्या होता है, खाली डेटा एंट्री, बीपीएम में डेटा एंट्री, पेरोल्स, कस्टमर, फाइनेंस, यही है, इसी के ऑपरेशन है। रिक्वायर प्रोग्रामिंग, है ना, एंड कोर टेक स्किल्स, यहाँ पर सिर्फ डोमेन है, ये प्रोसेस, यहाँ पर केवल प्रोसेस स्किल्स। इसके बाद में ये सारी चीज़ आप बता देंगे, फिर उसके बाद में आ जाइए ये सारी चीज़, ठीक है, बता लो आप। IT एक्ट 2000 लीगल फ्रेमवर्क हो गया, तो प्रोविजंस एंड लॉ क्या है IT एक्ट के, और दूसरा क्या है व्हाट इट कवर्स, राइट। तो ये हो गया IT एक्ट 2000 अमेंडेड, जो 2000 से 2008 में अमेंड हुआ, राइट। लीगल रिकॉग्निशन ऑफ ई-रिकॉर्ड, डिजिटल सिग्नेचर, साइबर क्राइम, सेक्शन 66D, 66E, ये है सेक्शन 969, सेक्शन 79, IT रूल्स 21, DPDP एक्ट दिस। तो आप देखो ये सारे के सारे आपके जो प्रोविजंस एंड लॉ हैं IT एक्ट लीगल फ्रेमवर्क के, इसको आप कहीं ना कहीं एक बार याद करें। कोई जरूरी नहीं कि आप सारे के सारे लिखें, आउट ऑफ ऑल दिस 2-3 आर इनफ, ठीक है, राइट। एनेबलिंग इकोसिस्टम, डिजिटल इंडिया 2015, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन इंडिया। अब गुजरात के अगर हम पर्सपेक्टिव से बात करें, तो उस एंगल से बात करें या चैलेंजेस पर बात करें, तो देखो आपका गिफ्ट सिटी जो है ना, जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गांधीनगर, तो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है, जो गिफ्ट सिटी के नाम से है। पोस्ट एंड IFSC एंड फिनटेक, ये वाला गुजरात IT, और ITs जो है सेमीकंडक्टर पॉलिसीज बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, ऑलरेडी वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग या रिसर्च R&D, ये सेक्टर्स बहुत टॉप पर। अब उसमें आप धोलेरा वाला पॉइंट, धोलेरा सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को फिर मेंशन कर सकते हो, जो हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। 19 में आया था, 13 में आया, ये क्वेश्चन वापस हो सकता है बट थोड़ा एडवांस फॉर्म में। चलिए, तो लेट्स सी रोल ऑफ ICT इन गवर्नेंस। देखो ये जो क्वेश्चन होता है कि ICT जो है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस में, इकोनॉमी में एंड द सोसाइटी में, इस टाइप के एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस थोड़े से कंपैरेटिवली बेटर होते हैं, राइट। इनको जरूर से जरूर कहीं ना कहीं पूछा जाता है, तो यही कारण है देखो कि GPSC ने इसको 19 में भी पूछा, 24 में भी पूछा। तो आप देखो क्या क्या चीजें हैं इसमें, 19 में, 24 में पहले करंट वाला क्वेश्चन पूछ लो, पहले 19 वाला देते फिर देखते हैं, पहले यार पहले क्या पूछा फिर बाद में इन टर्म्स ऑफ ICT गवर्नेंस एंड इकोनॉमी सोसाइटी। ई गवर्नेंस जो होता है, डिजिटल इंडिया, ई गवर्नेंस बाय डिजिटल इंडिया supplement the efforts of government ensuring transparent and accountable governance। तो ई गवर्नेंस से ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल गवर्नेंस हो ही गया, because this is absolutely digital, nobody can put fake, if it is so can easily be retraced, so argue with the suitable example। तो ये हो गया एफर्ट्स, बहुत ही प्रिमिटिव लेवल का क्वेश्चन हुआ, ठीक है। एक अब उसी उसी GPSC ने दोबारा एडवांस करके अगर पूछा 24 में, तो क्या पूछा देखिए, हाउ कैन डिजिटल इंडिया प्रोग्राम हेल्प फार्मर्स। अब देखो थोड़ा सा आगे जा रहा है कि भाई अब हम जानना चाह रहे हैं कि जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है फार्मर्स को कैसे हेल्प कर रहा है टू इम्प्रूव फार्मिंग प्रोडक्टिविटी एंड द इनकम। तो अब वही बात है कि जो एफर्ट्स है गवर्नमेंट के इंश्योर ट्रांसपेरेंट एंड दिस थिंग, तो डिजिटल इंडिया हमारे डेटा वेटा कैसे कलेक्ट करने हैं, कहाँ वो अपनी चीज़ों को रजिस्टर करेंगे, कौन कौन से उस पे पोर्टल्स हैं, राइट, कैसे वो अपने फाइनेंस को क्लेम करेंगे, कैसे वेयर दे विल रिसीव द मनी एंड एवरीथिंग। तो ये चीज़ें अब देखो ये गवर्नेंस से होता हुआ चला गया, इकोनॉमी में भी चला गया, गवर्नेंस में भी चला गया एंड सोसाइटी में भी चला गया। तो देखो फार्मर्स की को अगर बात करें तो ये चाहे आपका इकोनॉमी हो, सोसाइटी हो, ठीक है, और या फिर आपका हो जाए गवर्नेंस, ठीक है, तो हर सेक्टर में गया क्वेश्चन। व्हाट स्टेप्स हैज गवर्नमेंट टेकन इन दिस रिगार्ड। सो ये बहुत ही एक्सक्लूसिव क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आई सजेस्ट कि आप बहुत सेंसिटिविटी के साथ करें, बहुत संवेदनशीलता के साथ करें। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, आपकी प्रोसेस बिल्कुल नहीं चलती, ठीक है, एक्सक्लूसिव, तो वहां पर आप कम लिखो कोई बात नहीं, ठीक है, सॉलिड लिखो, राइट। तो लेट्स से
तो हर चीज को ये कवर करेगा आपका रोल ऑफ आईसीटी इज गवर्नेंस इकोनॉमी एंड सोसाइटी। पहले तो आप यही देख लीजिए कि आईसीटी क्या क्या कवर करता है। इट इज कवरिंग द टेक्नोलॉजी कंप्लीट, it is covering the computing, it's covering the internet, it's covering the mobile approaches, mobile reach, mobile use, broadcasting, okay, telecom used to create, store, exchange, use information। अब देखो क्रॉस कटिंग एनेबलर है ये, दिस इज अ क्रॉस कटिंग एनेबलर की, बहुत सॉलिड वर्ड की बताइए इसको, दैट ट्रांसफॉर्म हाउ गवर्नमेंट डिलीवर द सर्विसेज। सर जो गवर्नमेंट है इन सर्विसेज को कैसे कर रही है। इससे पहले कि मैं यहाँ पर आगे बात करूँ तो देखो आईसीटी कवर्स टेक्नोलॉजीज, जितनी भी टेक्नोलॉजी चाहे वो हार्डवेयर की हो, सॉफ्टवेयर की हो, या फिर क्लाउड टेक्नोलॉजीज हो, या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ पोर्टल्स हो, कहीं पर भी कंप्यूटिंग, जैसे जैसे कंप्यूटिंग डेवलप होगा तो उस एरिया को भी आप बताएं। गवर्नमेंट का क्या प्लान है, एआई मिशन क्या है, और सब देखो एआई मिशन, इन स्टेट ऑफ इंडिया एआई मिशन की बात कर रहा हूँ, उसमें जो आउटले है, आउट मतलब कितना फंड्स वगैरह सरकार ने डिसाइड किया है वो सब भी बता सकते हैं, टू डेवलप जीपीयूज एटसेट्रा। इस तरह से इंटरनेट पर बात बता सकते हो कि भाई इंटरनेट का जो सेक्टर है वो कैसे जो है 6G तक डेवलपमेंट हो रहा है। इस तरह से मोबाइल की जो अवेलेबिलिटी है उसकी जो यूटिलाइजेशन है, ब्रॉडकास्टिंग सेक्शन को भी बताइए, ठीक है। अ, ये सारा देखो, तो दिस इज हाउ इकोनॉमी प्रोड्यूस एंड ट्रेड, ठीक है, इकोनॉमी प्रोड्यूस एंड ट्रेड। तो अब जैसे वर्ल्ड लेवल का सिचुएशंस है, हम अपने सॉइल को चेक कर सकते हैं, उसके लिए प्लेटफॉर्म्स हैं, उसको रजिस्टर किया जा सकता है, जल्दी जल्दी चीज़ें की जा सकती हैं, अकॉर्डिंगली क्रॉप डेवलप किए जा सकते हैं, जो क्रॉप प्रोडक्ट प्रोड्यूस हैं उनको रजिस्टर किया जा सकता है, उनको हम सेल कर सकते हैं। किसी भी इस तरह के आईसीटी जो आपके ये टूल्स हैं, जो एनेबलर्स हैं, उसके माध्यम से, एंड दे कैन इट कैन चेंज द लाइफ ऑफ एनी सेक्टर सेक्शंस, ठीक है। देखो इन इंडिया आईसीटी इज एंकर्ड बाय डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई। अब इंडिया स्टैक, चाहे उसमें आपका आधार हो, यूपीआई हो, या फिर आपका डिजी लॉकर हो, अकाउंट एग्रीमेंट्स हो, राइट, ये सारे डिलीवर सर्विसेज के लिए। तो आईसीटी इन गवर्नेंस में सर्विस डिलीवरी बता दीजिए सारा का सारा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी बताएं। अब देखो जो इसमें ये सर्विस डिलीवरी है, अब डिजी लॉकर के थ्रू, यहाँ तक कि अब देखो आज की तारीख में डिजी लॉकर आपका यूपीएससी में भी सारे डॉक्यूमेंट्स अब फिजिकल या किसी और फॉर्मेट में नहीं चेक होंगे, दैट विल बी चेक्ड विद द हेल्प ऑफ डिजी लॉकर कैजुअली, दिस में गो इन अदर स्टेट्स आल्सो। इस तरह से उमंग है, ई डिस्ट्रिक्ट है, सीएससीज अलग अलग बनी हुई हैं, ठीक है, ब्रिंग सर्टिफिकेट, पेंशन रिकॉर्ड्स। तो अब एटलीस्ट जो घोस्ट मेंबर्स हैं या घोस्ट लाइक अपीयरेंट है, तो वो उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट तो इससे क्या होगा, ये आधार लिंक है, ठीक है, आधार लिंक जैम, जनधन आधार मोबाइल, ठीक है, जनधन आधार मोबाइल जैम, जिसको बोलते हैं जनधन आपका, ये हो गया आधार एंड मोबाइल जैम, ये है जाम बोलते हैं, इसके थ्रू जाम कर दिया, तो जैम कर दिया, ट्रांसफर करेगा सब्सिडीज डायरेक्टली, कटिंग लीकेज एंड द घोस्ट बेनिफिशियरीज, ये सब कंट्रोल हो गए। तो आपका डीपीआई पर बात करें तो इनका सबको आप मेंशन कर दो, यूपीआई, डिजी लॉकर, आधार, अकाउंट एग्रीगेटर्स, डेटा, ठीक है, जैसे कोविन था, फास्टैग है, ठीक है, या फिर आपका ओएनडीसी कॉमर्स है, ओपन नेटवर्क ऑन डेमोक्रेटाइज ई कॉमर्स। आईसीटी इन इकोनॉमी, तो इसमें अपना फाइनेंशियल और डिजिटल, ये सारा का सारा जो अभी देखा अपने ऊपर वो आप मेंशन करोगे। सोशल डोमेन हो गया, टेली मेडिसिन का, हेल्थ स्किलिंग का, वुमेन रूरल एम्पावरमेंट का, लैंग्वेज का, डिजास्टर का, एंड डिजिटल डिवाइड का। अब देखो ये एक चैलेंज भी है एंड ये एक सपोर्ट भी हो सकता है, कैसे होगा वो बात करेंगे। तो इनमें ये सारे सेक्शंस हैं, चाहे वो अपना हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे आप अपना इधर से एजुकेशन रिलेटेड हो, चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड हो, चाहे यहाँ पर समझ लैंग्वेज इंक्लूजन हो विद द हेल्प ऑफ भाषिनी एंड ऑल, अर्ली वार्निंग्स, यहाँ पर जैसे हम डिजास्टर इमरजेंसी को देखते हैं, ये सब, ठीक है। अब यहाँ पर चैलेंज डिजिटल डिवाइस, क्या डिवाइस, अब देखो ये डिवाइड जो है वो है हमारा रूरल वर्सेस अर्बन, ये वाला, ठीक है, डिसाइड डिसाइड।
अब देखो डिवाइसेस की कमी होगी तो थोड़ा सा दिक्कत है। नेट पावर लिटरेसी गैप्स, ठीक है, एक्सक्लूड द पुअर, है ना, जो गरीब लोग हैं उनको वो लोग बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं। बट एट द सेम टाइम धीरे धीरे करके जब सर्विसेज परकोलेट होगी डाउनवर्ड्स, तो देन दिस डिवाइड में आल्सो बी कवर्ड। इसके लिए जो है जो आपका हाईवे है, डिजिटल नेट इंटरनेट हाईवेज एंड डिवाइसेस, और पंचायतों में, इसके अलावा जो ग्राम पंचायतें हैं ग्रामीण लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर जो नेट फ्री नेट की सुविधा है, या जो टैब्स डिस्ट्रीब्यूट होने का जो पॉलिसीज है, वो सब आप बता सकते हैं कि इसके थ्रू ये ओवरकम भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप बताएं कि जीपीएससी एंगल वे फॉरवर्ड, जैसे ई ग्राम विश्वग्राम एंड स्वागत। अब देखो ई ग्राम विश्वग्राम जो है, ये एक तरह से एक ऐसा प्रोग्राम है, ई ग्राम विश्वग्राम, जो पूरे राष्ट्र को, पूरे नेशन को, नेशन वाइड प्रैक्टिस को अट्रैक्ट कर रहा है। इस तरह से ई धारा एंड जन सेवा केंद्र, ठीक है, ये भी चैलेंजेस में वही आपने डिजिटल डिवाइड और वो सब चीजें डिस्कस की थी, उनका आप बता देंगे, ठीक है। सो दैट्स दिस। देन कम टू आपका हो गया बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया। तो बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया में, चाहे वो जितने भी आप बायोटेक है, कैसे हम 2014 में अराउंड लेस देन 20 बिलियन डॉलर्स के लेवल पर थे, और वहां से आज पिछले वर्ष हम लोग लगभग 195 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गए। टारगेट है 2030 का 300 बिलियन डॉलर्स इस सेक्शन पर जनरेट करने का। तो ये बेसिकली अप्लाई करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया, सेल मॉलिक्यूल्स, मेक प्रोडक्ट, प्रोसेसेस, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एवरीथिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक डीबीटी और है 1986 वाला, ये है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसके तहत ये वर्क कर रहा है। मिनिस्ट्री कौन सी लग रही है यहाँ पर? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आप ध्यान रखें कि जो डीबीटी है दैट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो 4 सेक्शंस में इस पर पढ़ाता हूँ, उनमें से एक है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके तहत डीबीटी आता है। दूसरी चीज हम पिछले डिस्कशंस में डिस्कस कर चुके हैं, जीएक, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट, क्लाइमेटिक चेंज के तहत उसको भी आप बता सकते हैं। 2 चीजें हो गई, ठीक है। और ऐसे करके 2 सेक्टर्स और हैं, धीरे धीरे करके वो सिलेबस के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो आप देखें कि इंडिया बायोइकोनॉमी हैज ग्रोन रैपिडली, क्रॉसिंग अबाउट हाउ मच दिस बिलियन डॉलर्स इन 23, right? That is reached to 195 इन 25, एंड हमारा टारगेट है 300 बिलियन डॉलर का बाय 30। तो ये इसको आप जरूर मेंशन करें। फिर यहाँ पर की इंस्टीट्यूशंस एजेंसीज हैं, वो डीबीटी, बिरैक। अब बिरैक आप बता दो, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल 12, एंड डीबीटी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, जो फंड स्टार्टअप्स के लिए इंडस्ट्री एकेडमी इनोवेशन में देता है। तो बेसिकली दिस एंटरप्राइज द फंड्स स्टार्टअप्स, दिस एंटरप्राइज दैट फंड्स स्टार्टअप्स एंड इंडस्ट्री एकेडमिया, एकेडमिया इनोवेशन को जरूर बताएं। जहां जहां पर भी ऊपर भी सिस्टम है, वहां पर भी आप एकेडमिया को जरूर मेंशन करें, बिकॉज ये सरकार की पॉलिसी पर है एकेडमिया, द क्वालिटी एंड गुड इंस्टीट्यूशंस विच आर हेल्पिंग द ग्रोथ ऑफ पर्टिकुलर सेक्टर, ठीक है। अब देखो बहुत सारे एरिया हैं बायोटेक्नोलॉजी का, चाहे वो डिजीज हो, चाहे फोर्टिफिकेशन हो, ठीक है, बहुत सारे। दिस यू प्लीज रीड एंड प्रिपेयर। देन कम टू सेगमेंट्स हैं, बायोफार्मा, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, ठीक है, आईटी, बायो इंफॉर्मेटिक्स एंड बायो एनर्जी, राइट। तो इनको आप यहाँ से देख लेंगे कि ये इसके क्या क्या एरिया में फोकस करता है, ठीक है, इसको जरूर मेंशन करें। पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी पुश इज मस्ट। देखो ये जो नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है, सक्सेसिव डीबीटी स्ट्रेटजी 7 से लेकर के देन 15-20, ये लगातार सक्सेसिव स्ट्रेटजीज पे बनी है, और अभी तो बहुत ज़्यादा। बायो 3 पॉलिसी में हम लोग बात कर रहे हैं, T3 में इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो किसी भी प्रोडक्ट से एनवायरनमेंट ना फर्क पड़े, केयर कर रहा है इसको सीएनसी, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, यहाँ जनरेट हो रहा है, बहुत सारे स्टार्टअप्स बन चुके हैं वगैरह, ठीक है। चलो।
फाइन, तो मैं बात कर रहा था पॉलिसी की, ठीक है, पॉलिसी पुश, पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी पुश। तो ये आप ये देखो, आप एनबीडीएस जो है, सक्सेसिव डीबीटी, जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी स्ट्रेटजीज हैं, वो अलग अलग ढंग से कैसे किस तरह से वो पुश हुआ है इस पे, रिसर्च ट्रांसलेशन एंड इंडस्ट्री पे। बायो 3 पॉलिसी 24 वाली जरूर मेंशन करें, ठीक है, ये पिछले साल के इस पे एक्सक्लूसिव करंट पर था। तो बायो 3 जो लास्ट टॉपिक है, दैट मे अगेन बी इम्पोर्टेंट। अगर नहीं क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा तो एटलीस्ट बायो 3 को आप अपने डिस्कशंस में जरूर डालें, किसी भी सेक्शन पर जहाँ जहाँ भी बायोटेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक है। जो नेशनल गेन्स हैं या एप्लीकेशंस हैं वो है हेल्थ, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, इंडस्ट्री, ठीक है। तो चाहे वो वैक्सीन्स हैं, इंसुलिन हैं, ठीक है, जो हमारे जेनेटिक है ना, जेनेटिक इंसुलिन जो डेवलप कर रहे हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, ये दोनों बहुत एक्सक्लूसिव हैं। वैक्सीन्स एमआरएनए वाली हो गई होंगी, जीन थेरेपीज जो ट्रायल्स चल रहे हैं, अब देखो कई ऐसे जीन थेरेपी ट्रायल्स हैं जो वर्ल्ड वाइड रेट से हमने 4-5 करोड़ से घटा करके इसको 40 से 50 लाख रुपए के लेवल पर हम इस ट्रीटमेंट को ले आए हैं। तो मतलब इंडिया इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर ऑन दैट पार्ट ऑल्सो, ठीक है। इसके अलावा बीटी कॉटन फोर्टिफिकेशन है, टिश्यू कल्चर है। एनवायरनमेंट में अगर हम बात करें तो रेमेडिएशन पर लगातार हम काम कर रहे हैं। वैसे भी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के फिलॉसफी पर इंडिया वर्क करता है, तो एनवायरनमेंट हमेशा हमारे फोकस पे रहा है, ठीक है। इसके लिए हमारे कमिटमेंट्स भी हैं। पेरिस एग्रीमेंट में भी हमने इसको बढ़ चढ़ के बात किया, और उसके बाद भी हम इसको उससे पहले ही प्रैक्टिस करते थे, उसके बाद भी प्रैक्टिस करते हैं, राइट। तो एंजाइम्स हैं, बायोबेस्ड केमिकल्स हैं, फर्मेंटेशन, ऑल दिस थिंग्स। तो गुजरात के जो एसेट हैं यहाँ पर, गुजरात स्टेट जो बायोटेक्नोलॉजी मिशन है, गुजरात स्टेट बायोटेक्नोलॉजी मिशन, अब इसके ड्राइव्स, इसकी जो गतिविधियां हैं वो बहुत एक्सक्लूसिव हैं, है ना। स्टेट पॉलिसी एंड फंडिंग को लेकर के ये बहुत एक्सक्लूसिव है। डीबीटी या किसी भी एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी में गुजरात हमेशा एडवांस है, इस बात को आप मेंशन करना ना भूलें, और इसको कॉन्फिडेंटली बताएं, उसकी जो एजेंसी उसकी बताएं, जीबीयू पर बताएं, फार्मा क्लस्टर्स पर बताएं, वैक्सीन बायोपार्क पर, चाहे वो अहमदाबाद के हों, वडोदरा के हों, अंकलेश्वर हो, ठीक है, सभी इस एरिया में बहुत खास है, ठीक है। इसके अलावा आप बायो एग्री बायोटेक, अब इसमें देखो आनंद एंड जूनागढ़ वाला एग्रीकल्चर वाला बता दें, टिश्यू कल्चर वाला बता दें, ठीक है। इसके अलावा मैरिन एंड बायो इंडस्ट्रियल बेस जो है उस पर दहेज अंकलेश्वर केमिस्ट्री सपोर्ट है, ठीक है। तो प्रीवियस क्वेश्चंस इस पे रहे हैं, बहुत ही प्राइम क्वेश्चन यूपीएससी ने खुद पूछ लिया है इस पर। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट बायोटेक्नोलॉजी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन टॉपिक, यू शुड प्रिपेयर, एंड इसकी जो एडवांस अचीवमेंट्स हैं उनको जरूर फोकस पर रखिए। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाई देयर इज सो मच एक्टिविटी इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब जब 18 में पूछा गया तो 2014 में द इंडिया वाज एबल टू यूएसडी 10 बिलियन, राइट। तो $10 बिलियन पर हम इस पर काम कर रहे थे। हाउ इट्स एक्टिविटी बेनिफिटेड द फील्ड ऑफ बायोफार्मा, तो उस समय तो बहुत ही एडवांस था, उस समय पॉलिसी सेट की जा रही थी, सक्सेसिव प्लान सेट किए जा रहे थे। तो इस वजह से 2018 का यूपीएससी का क्वेश्चन है, अगेन ये क्वेश्चन फिर कहीं ना कहीं प्राइम पोजीशंस पर है। बायोफ्यूल्स की बात करें तो रीजन सॉरी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट है गुजरात पर। जो फोर्थ सेक्शन में रिन्यूएबल एनर्जी एक्सक्लूसिव फोकस है, रिन्यूएबल एनर्जी पर एटलीस्ट कम से कम मैं ये मानता हूँ कि 20 नंबर का क्वेश्चन जरूर आना चाहिए आउट ऑफ 80-85 के करीब करीब साइंस टेक रहेगा, ठीक है। उनमें से अराउंड 15 to 20 मार्क्स बायो फ्यूल के आसपास या 10 मार्क्स के आसपास जरूर रह सकता है, ठीक है। हाइड्रोजन इंक्लूडिंग, मतलब बायोफ्यूल नहीं, मतलब एनर्जी वाला, रिन्यूएबल एनर्जी, ये वाला पोर्शन, राइट। तो इस पे आप देख लीजिए बायोफ्यूल्स पर क्या क्या टर्म्स हैं, और यहाँ पर क्या क्या लाइक रही हैं चीज़ें। तो बायोफ्यूल यूपीएससी एंड जीपीएससी, जीपीएससी तो उसको टारगेट पे ले ही लिया है, अभी हाइड्रोजन फ्यूल को लगातार पिछले 2 सालों से कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछ रहा है, राइट। जीपीएससी ने भी 24 में इस पर सवाल पूछा है, डिस्क्राइब एंड डिस्कस द की बॉटलनेक, द बॉटलनेक इन द वाइड स्प्रेड ऑफ अडॉप्शन ऑफ बायो एनर्जी इन इंडिया, कहाँ प्रॉब्लम है, राइट। What policies and technologies innovations are needed to for viable and sustainable biogas source?
ठीक है, बायोगैस को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो बायोगैस पर ही है। तो बायोगैस कहाँ से मिलेगा? बायोफ्यूल से, या फिर जो अपना बायोमास से, यहीं से हमें मिलेगा। और कौन सा वाला होगा जिसको कि हम डिजनरेट कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं टू ऑब्टेन the biogas by process of anaerobic degradation, right? चलो, तो एक्सटेंडेड की वर्ड्स हो गए इसमें। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 18, बिल्कुल अच्छे से तैयार रखिए पॉलिसी क्या एग्जैक्टली है। उसमें जो अमेंडमेंट हुआ 22 में वो, इसके अलावा यहाँ पर E20 जो है, EBD का, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, ठीक है, तो उसका E20 बाई 25 एंड 26 जो अचीव हुआ है बिफोर। एंड इसके बाद में फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल्स पर बात करिए, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर बात करती है, PM-G1, बिल्कुल इसको आप ओके तैयार रखिए। ठीक है, 19 का सतत पर बात ध्यान रखें, गोवर्धन, ठीक है, ये जो पॉलिसी है इसको जरूर ध्यान दें। तो ये आपका जो CBG है, SAF-27, साउथ गुजरात सागर कॉप्स एंड इंपोर्ट सिक्योरिटीज। अब देखो, बायोफ्यूल्स के जो इंपोर्ट सिक्योरिटीज डेवलप होती, मतलब वी विल बी एबल टू सेव मनी दैट वाज जस्ट वेस्टेड फॉर इंपोर्टिंग द फ्यूल। तो बायोफ्यूल पर पीछे लगातार डिस्कशन हो रहा है, इस पे डिस्कशंस भी चल रहे हैं, इस पे डिबेट भी चल रही है, बात भी चल रही है, हमें इस पे सेल्फ डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा। तो ये सारे की टर्म्स को आपको फोकस करना है बायोफ्यूल पर। तो बायोफ्यूल है क्या? एक रिन्यूएबल ट्रांसपोर्ट कुकिंग फ्यूल है ये, ठीक है, ट्रांसपोर्ट और कुकिंग फ्यूल है, डिराइव फ्रॉम बायोमास से हम इसको पा सकते हैं। प्लांट शुगर जो होता है, ऑयल, एग्रीकल्चर रेजिड्यू, वेस्ट, वेस्ट मतलब ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है, ऑफरिंग सब्सटीट्यूट फॉर फॉसिल पेट्रोल, डीजल एंड दिस। अब देखो, जो ब्लेंडिंग पेट्रोल है, ब्लेंडिंग डीजल है, उसको जरूर फोकस पर रखें कि जो डीजल है वो 5% एंड पेट्रोल थोड़ा सा। और इस तरह से इंडिया इंपोर्ट्स अराउंड 85% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल, जितना भी हम लोग ये है इतना करते हैं। सो बायोफ्यूल सेव एनर्जी, सिक्योरिटी, फार्मर्स इनकम, रूरल जॉब, वेस्ट मैनेजमेंट, लोअर कार्बन एमिशन। लोअर कार्बन एमिशन को जरूर मेंशन करते रहें, लाइक 2070 टारगेट ऑफ कार्बन एमिशन टू जीरो, ठीक है, ये हमारा 2070 का मिशन है, पेरिस एग्रीमेंट और बहुत सारे फैक्टर्स के साथ साथ, ठीक है। देन कम टू, तो ये देखो सब हर जगह पर ये फायदा होगा कि इंडिया इंपोर्ट, और इतना हम परसेंटेज क्रूड ऑयल कर रहे हैं, अगर हम बायोफ्यूल को फोकस कर लें तो एनर्जी और इस सेक्टर पर अच्छे से काम, और बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर इस एरिया पर डेवलप हो गया है। द कंट्री हैज रीच्ड समवेयर एट अ पर्टिकुलर लेवल, राइट। नाउ क्वेश्चन कि भाई देखो, दे आर सेंट्रल टू इंडियाज टारगेट नेट जीरो एमिशन 70, पुश फॉर सर्कुलर। अब देखो, सर्कुलर बायो इकोनॉमी बिल्कुल है, देखो इस जगह पर अगर हम इसको कर लेते हैं तो ये सर्कुलर इकोनॉमी है, यहाँ पर लगातार अलग अलग सेक्टर्स को बेनिफिट होते रहेंगे, राइट। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटेड बाय मिनिस्ट्री पेट्रोलियम नेचुरल गैस, जो हरदीप सिंह पुरी साहब का जो एफर्ट्स है, उनकी मिनिस्ट्री, उनके जो सेक्रेटरी हैं, उनका भी आप जानकारी रखिए। मिनिस्ट्री की जो पॉलिसीज है उनको भी ध्यान रखिए, अलॉन्ग साइड DBT एंड मिनिस्ट्री ऑफ द न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो देखो, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इस जगह पर ये 3 सेक्टर से जुड़ता है। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, DBT, आपका दिस मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। तो वो हो गया, खाने वाला हो गया, और प्लस आपका रिन्यूएबल एनर्जी का हो गया, ठीक है। तीनों मिनिस्ट्रीज के मेंशन करें। नेशनल पॉलिसीज ऑन बायोफ्यूल, एक तो फ्रेमवर्क क्या है ये बेसिकली, और जिसको अमेंड किया गया, इसमें सेट ब्लेंडिंग टारगेट्स इसमें सेट किए गए, कैटेगराइज किया गया फ्यूल एज अ बेसिक 1G एंड एडवांस 2G 3G ड्रॉप इन बायोफ्यूल्स, ठीक है। तो टारगेट E20 वाला बता दो, 20 अमेंडमेंट एडवांस 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का, ठीक है, बाय 30 जो अचीव हो चुका है। 25 में इंडिया मेट रफली 20% ऑफ ब्लेंडिंग अहेड ऑफ शेड्यूल, ठीक है। इसके बाद में फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और उसके बाद में बायो CNG एंड आपका CBG कंप्रेस बायोगैस, जो आपका है कंप्रेस CBG कंप्रेस, इसको बायोगैस, इसको जरूर रखो यार, सस्टेनेबल
एविएशन फ्यूल। तो ये सारे जनरेशंस हुए टाइप ऑफ फ्यूल। तो ये तो है ही चार पहले जनरेशन वाले। इसके अलावा आपका बायो सीएनजी एंड सीबीजी, इसके अलावा आपका होगा सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। तो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जो है एसएएफ, एसएएफ क्या चीज है? एविएशन फ्यूल यूज इन ऑयल एंड बायोमास फॉर एविएशन ब्रांडिंग। वहां पर भी एविएशन माने एविएशन पर बहुत ज्यादा पेट्रोल खर्च होता है, गैसोलीन खर्च होती है, उसके लिए। नाउ फूड क्रॉप्स, ये हो गया अपना। जो फर्स्ट जी वाला है फूड क्रॉप से है, सेकंड जी वाला है ये रेजिड है, वेस्ट टोटल, इसलिए ये एप्लीकेबल होता है। एल्गी बेस्ड ऑयल हो गया सारा, और ये इंजीनियर्ड माइक्रोब्स हो गए। तो इस तरह से इसको आप बताएं। फ्लैगशिप जो स्कीम्स हैं ईबीपी, पीएम जीवन वाला, ठीक है, इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर कमर्शियल 2G इथेनॉल को बढ़ावा देने के लिए। सतत है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो सस्टेनेबल अल्टरनेटिव है टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। जितना भी अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन है, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन, उसको अफोर्डेबल करने के लिए अल्टरनेटिव्स है ये, ठीक है। तो दिस इज प्रमोटिंग द कंप्रेस बायोगैस आउटलेट फ्रॉम वेस्ट, ठीक है। तो ये इनको हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कर पाएंगे। गेन्स है इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, ठीक है, फूड फ्यूल रिस्क, वाटर फुटप्रिंट, वे फॉरवर्ड है कि भी शिफ्ट टू जी रेजिडिव, मेल सीबीजी एटसेट्रा, ठीक है। गुजरात एफर्ट्स में अब देखो यहाँ पर अगेन हर सेक्टर पर यहाँ पर है गुजरात। यूज ऑफ कुकिंग ऑयल, यूको बोलेंगे इस पे, यूको। यूको इज जस्ट यूज्ड कुकिंग ऑयल, रीयूज, रीयूज ऑफ आपका यूज कुकिंग ऑयल, जिससे कि हम बायोफ्यूल बना सकेंगे। रिफाइनरी ब्लेंडिंग, गोवर्धन प्लांट्स, रूरल बायोगैस वाला अंडर स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है ना, गोवर्धन, ठीक है। जीन एडिटिंग, देखो जीन एडिटिंग अगेन, क्योंकि ये जहाँ पर सर्विस सेक्टर, रिसर्च और पॉलिसीज, ये सारी चीजें बहुत एक्सक्लूसिव बन जा रही हैं यहाँ पर। हेलो। हम्म। तो अब क्योंकि यहाँ पर काफी वर्क चल रहा है, बहुत सारे डिजीज को ट्रीट करने के लिए, बहुत सी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए, टेक्नोलॉजी का को एक्सप्लॉइट करने के लिए, और उसको कमर्शलाइज करने के लिए, वगैरह वगैरह। तो ये जो बायो ई3 पॉलिसी है, ठीक है, या बायो फार्मा है, दोनों में ही वर्क करेगा, ठीक है। तो लेट्स सी कि इसमें क्या क्या क्वेश्चंस कभी आए हैं। ये प्राइम क्वेश्चन है, 24 में आया और आगे आएगा। डिस्कस द एथिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ जीन इंजीनियरिंग। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग करने के एथिकल इम्प्लीकेशंस को डिस्कस कराया गया है। तो ये बात आप जानो कि भाई मान लो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है और उसमें कोई जीन है, राइट, और अगर उसमें कोई चेंज कर दिए तो आगे कुछ ऐसे वेरिएंट्स क्रिएट कर सकता है वो, जो कि एनवायरनमेंट में हजार्डस मींस ब्रिज रोल प्ले कर सकता है। तो जस्ट टू गेट रिड ऑफ दिस, यही सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन है, यही एथिकल इसका कंसर्न है, जिस पर जिसको कि जीएक, जीएक मतलब है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ठीक है, वो उस पर लगातार फोकस करती है। एंड जीएक जो आता है ये आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेटिक चेंज। इस डिपार्टमेंट, इस मिनिस्ट्री के अंडर आता है जीएक। तो जीएक अकेला ही है। देखो अब तीसरी एक एक मैंने आपको उस समय बताया था, जीबीटी, जो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री में है, और ये हो गया आपका मिनिस्टर फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेटिक चेंज, जीएक। तो ये चीजों को आप मेंशन करें। अब देखो यहाँ पर कीवर्ड्स कौन कौन से फोकस पे लेने हैं। ZFN, टैलन, क्रिस्पर, बेस प्राइम एडिटिंग, ये जो एडिटिंग है, अब देखो बेस एंड प्राइम, ठीक है, जो कि अभी लेटेस्ट हुई है क्रिस्पर कैस्प के बाद भी। एसडीएन, एसडीएन 1 पर बात करेंगे, 2 3 पर बात करेंगे। ये आगे आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेटिक चेंज पर बात कर रहे हैं, ठीक है। 22 एग्जाम्पशन, डीबीटी 22 गाइडलाइंस, DRR धन, ठीक है। 100 कमला, जो धान है, धन सॉरी धन नहीं धान, कमला, इस पर बात कर सकते हैं। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही एक रिजल्ट है।
यहाँ पर दो टाइप के जो धान है वो प्रोड्यूस किए गए हैं, एक दिल्ली में, एक साउथ में, आपके तमिलनाडु में, ठीक है। एक है एच ई, है ना, JNPT 18, जर्म लाइन एथिक्स एक बहुत एक्सक्लूसिव है यहाँ पर। इसके थ्रू जो है डिजाइनर बेबीज डेवलप कराने का खतरा है। तो इन सारे कीवर्ड्स के आसपास क्वेश्चन को रखिए, ठीक है। लेट्स डिस्कस सम ऑफ इट, ठीक है। जीन एडिटिंग तो है क्या? एक तरह से एडिटिंग का मतलब है प्रिसाइज एडिशन। कोई मान लो कि कोई जीन है यहाँ पर, कोई एडिशन कर दिया, कोई डिलीशन कर दिया, या कोई ऑल्ट्रेशन कर दिया, या ऑगमेंटेशन कर दिया, कुछ भी, ठीक है। अल्ट्रेशन, स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस में इसमें चेंज कर दिया इन द जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब इसी को हमने क्या बोल दिया, यूजिंग इंजीनियरिंग मॉड्यूल टूल्स। अब अनलाइक ओल्डर ट्रांसजेनिक मेथड्स जो थे, ट्रांसजेनिक को जरूर मेंशन करो जहाँ पर ऐसे स्पीसीज जहाँ पर जिसमें कोई फॉरेन जीन है, ऐसे स्पीसीज दैट इंसर्ट फॉरेन जीन, ओके, मॉडर्न एडिटिंग can make target changes without leaving alien DNA। alien DNA का मतलब है फॉरेन DNA, ठीक है। मेकिंग क्रॉप थेरेपीज मोर एक्सेप्टेबल एंड सेफर, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर इन सब चीज़ों का है कि जो टेक्नोलॉजी है ये सारी की सारी, इसमें रेज होता है कुछ कंसर्न्स रेज हुए हैं, चाहे वो एथिकल हो, सेफ्टी के हों, एनवायरनमेंट के हों, ठीक है। ये सारे सारे रेगुलेटरी क्वेश्चन है, स्पेशली अबाउट द एडिटिंग, है ना, ह्यूमन जर्मलाइन सेल्स। तो ह्यूमन जर्मलाइन सेल जस्ट फॉर डिजाइनर बेबीज, ठीक है, टू पास फ्यूचर जनरेशन। अब इसके अंदर मेन जो एडिटिंग टूल्स है वो देखो, ZFN, जिंक फिंगर न्यूक्लियस, है ना, जिंक फिंगर न्यूक्लियस, द अर्लीस्ट प्रोग्रामेबल डीएनए कटिंग प्रोटीन्स, पुराने, ठीक है, प्रिसाइज बट कॉस्टली कॉम्प्लेक्स टू डिजाइन, ये वाले हो गए हमारे ये। इसके बाद में है टैलेंस। टैलेंस में अगर बात करें तो ये ट्रांसक्रिप्शन है, एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लियसिस, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक आपका इफेक्टेड न्यूक्लियसिस। अब इजियर टू डिजाइन है इसमें, उसकी तुलना में, पहले वाले की तुलना में इसको ज्यादा इजी है डिजाइन करना देन ZFN, बट यूज इन रिसर्च एंड थेरेपी ओनली, राइट, यूज इन दिस, ठीक है, वहां बहुत उसके लिए। तो दिस इज बेटर देन दिस वन, ऐसा आप बताइए। इसके बाद में ये लेटेस्ट वाला बता दो किस पर क्या सिस्टम फास्टेस्ट है, चीपेस्ट है, मोस्ट वर्सटाइल टूल है, एंड काफी प्रिसाइज है। यूजिंग इसके अंदर यूज किया जाता है GRNA। तो GRNA को डिटेल बताओ, जो कि बेसिकली रैकी करेगा इनसाइड द सेल टू फाइंड आउट द डिफेक्टिव जीन या डिफेक्टिव एरिया। कैसे एंजाइम टू कट करेगा एंड चूजन डीएनए साइट्स। तो क्रिस्पर, तो दिस वन इज द मॉडर्न एंड लेटेस्ट वन। तो आप देखिए किस तरह से जेफन, टैलेंस एंड क्रिस्पर वर्क करता है, इसको आप बताएं, ठीक है। आगे आ जाइए, एसडीएंस। एसडीएंस में बात करेंगे तो यहाँ पर आप साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियसिस से बात करेंगे। एसडीएन स्टैंड फॉर साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियसिस, ठीक है। अब SDN1 है, 2 है, 3 है, इनको आप देखिए तो ये हो गया, जैसे स्मॉल एडिट करेगा SDN1, स्मॉल एडिट, ठीक है। नो फॉरेन डीएनए, इसके अंदर कोई भी डीएनए नहीं है, टेम्पलेट एंड सिंपल जीन नॉकआउट होता है इसमें, ठीक है। स्मॉल एडिटिंग यूजिंग अ शॉर्ट टेम्पलेट, यहाँ पर है नो, यहाँ पर नो फॉरेन डीएनए टेम्पलेट, यहाँ पर शॉर्ट टेम्पलेट है, नो फॉरेन जीन, जीन नहीं है। और इसमें ये है इंसर्शन 3 में, SDN3 में, साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस में 3 ऑफ अ फॉरेन जीन, ठीक है, इंसर्शन है फॉरेन जीन का, ट्रीटेड एज अ फुल GMO। तो वास्तव में जो SDN है वही, उसी को ही हम फुल GMO बोलते हैं, एग्जैक्टली। तो इसको, इस पर जो प्री का क्वेश्चन कभी बना हुआ था तो वो यही था कि भाई एग्जैक्टली ट्रू GMO क्या होता है, वो SDN1, 2, 3 किससे होता है, तो 3 से होता है ट्रू GMO। दिस इज इन दिस केस जो फॉरेन जीन है उसको इंसर्ट किया गया है। तो आप स्मॉल एडिट हुआ यहाँ पर, स्मॉल एडिट यूजिंग क्या हुआ, शॉर्ट टेम्पलेट, यहाँ पे नो डीएनए टेम्पलेट, यहाँ पर इंसर्शन ऑफ फॉरेन जीन, तो दैट ट्रीटेड एज अ फुल GMO। देन कम टू ट्रांसजेनिक, ये ट्रांसजेनिक GMO हुआ। तो फॉरेन डीएनए तो है ही इसमें GMO में, ठीक है, फॉरेन डीएनए है, स्टेबली इंसर्टेड, फुल बायोसेफ्टी रिव्यू के बाद, जब पूरे के पूरे बायोसेफ्टी रिव्यू मिल जाते हैं, जब इसको GX सर्टिफाई कर देता है,
द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेटिक चेंज को जब सर्टिफाई कर देता है तब ये काम होता है। फिर आप आ जाइए सोमेटिक एडिटिंग, कि भाई जैसे मान लो कि कोई बॉडी ऑलरेडी डिजाइंड है, अब देखो एडिट बॉडी सेल्स ओनली नॉट इनहेरिटेड बाय ऑफस्प्रिंग, तो केवल बॉडी सेल्स को ही करते हैं बाहर सोमेटिक। और ये जर्म लाइन एडिटिंग विच इज एथिकल कंसर्न, ये एडिट करता है स्पर्म को, मान लो किसी का स्पर्म है, उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है अप्लाइड फॉर्म में, तो उसके अंदर एडिट कर देते, तो डिजाइनर होगा ये एग को, एम्ब्रियो को, हेरिटेबल एंड कंटेस्टेड, ठीक है, बहुत खतरनाक है। तो ऑल दिस थिंग्स यू विल मेंशन, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से बताइए। फिर आप आइए इंडियाज रेगुलेटरी पोजीशन, ठीक है, 22 एग्जाम्पशन हो गया, ठीक है, दिस एग्जाम्प्टेड SDN and 2, इसको एग्जाम्प्ट किया है इन्होंने, xenomerytic plants 3 और exogenous DNA from rule 7 to आपका 11 ऑफ द रूल दिस अंडर एनवायरमेंटल दिस, तो इनके लिए तो ठीक है, एग्जाम्प्ट हो गया। DBT गाइडलाइंस हो गया इस पे, इशूड फॉर जीनोम एडिटिंग 22, ये वाला बता दें। एडिटेड राइस हो गया 25 का। अब देखो ICR है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, रिलीज किया उन्होंने इंडिया फर्स्ट जीनोम एडिटेड राइस वेरिएंट, ये है DRR धान, दिस कमला एंड पूसा DST राइस, ठीक है, वन फॉर हायर ईल्ड। तो दो वेराइटी जो मैं आपको बता रहा था, एक तो DRR धान 100 कमला, और एक है पूसा DST राइट राइस, उस पर है वन हायर ईल्ड के लिए, एंड दे आर स्ट्रेस टॉलरेंट भी हैं। ये स्ट्रेस, कोई पानी की कमी वगैरह हो जाए तो उसको उसके लिए रेजिलेंट है ये, ठीक है। एप्लीकेशंस एंड एथिकल कंसर्न्स है, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, एथिक्स, लैंडमार्क्स। अब देखो एग्रीकल्चर में डिजीज रेजिस्टेंस, ड्रॉट टॉलरेंस, अब जैसे मैं बता रहा था आपको, ये इनको ड्रॉट टॉलरेंस बनाया गया, बायो फोर्टिफिकेशन, एडिशन ऑफ सम अदर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द फूड, लॉन्गर सेल्फ लाइफ कर दिया है, जिसमें कि जो एंजाइमेटिक एक्शन है उसको स्लो डाउन कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ जीन, ठीक है। मेडिसिन हो गया जीन थेरेपी फॉर सिकल सेल, अब जैसे पिछले साल ही हम लोग बात कर रहे थे बिरसा 101, उसको मेंशन कर सकते हैं आप, थैलेसेमिया, ठीक है, कैंसर, रेयर डिसऑर्डर्स। एथिक्स यही है जो हमारा, हमने जर्म लाइन पे डिजाइन बेबी की बात किया, कंसेंट, ठीक है, विदाउट कंसेंट थिंग्स नॉट शुड नॉट गो, इक्विटी शुड बी प्रैक्टिस, ऑफ टारगेट, कभी भी ऐसे जब भी जीन एडिटिंग की जाती है तो काफ़ी प्रिसाइज होता है, बट इन केस अगर ये ऑफ टारगेट हो जाए तो ये कंसर्न है, एथिकल कंसर्न है, इरिवर्सिबल इफेक्ट्स, मान लो किसी ने ट्रीटमेंट कराया उल्टा हो गया, इस बात को सिंपली आप सोचिए कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जाता है कि भी मुझे एक्स दांत में प्रॉब्लम है, उसको निकलवा दिया, पर डेंटिस्ट ने क्या किया कि वाई वाला दांत निकाल दिया, तो ऐसा समझो आप ऑफ टारगेट। फिर आप आइए लैंडमार्क केसेस, ठीक है। अब देखो ये है जैनकुई 21, ये एडिटेड बेबीज इन चाइना ड्यू ग्लोबल कंडम्पशन, ठीक है। तो ठीक है, इन्होंने साइंटिफिकली ये बताया कि भाई हमने ऐसा किया है, ठीक है, ही जैनकुई 18 क्रिस्पर के नाम से बताया, इसकी एडिटेड बेबी है चाइना में, तो इसको कंडेम किया गया, बहुत इसकी निंदा की गई, वही जमलाइन बेबी वाला मैटर है। तो गवर्नेंस में आप बात करें कि ग्लोबल नॉर्म्स एंड ऑल दिस, सेफ्टी, ह्यूमन क्लिनिकल लिमिट्स, एग्रीकल्चर गेन्स, हर चीज को मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जैसे वो आप बता लेंगे, ठीक है। ठीक है, क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी जो कि एक जीन एडिटिंग टूल है, हालांकि इस पर अभी बहुत सारे और बेस टूल्स डेवलप हो गए हैं, ठीक है, उस पर भी हम थोड़ी बहुत बात करेंगे बाद में। तो बेसिकली क्रिस्पर Cas9 काफ़ी पॉपुलर हुआ, ठीक है, मॉडल क्वेश्चन इस पे नहीं, सॉरी यूपीएससी या जीपीएससी ने इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा, बट यस ये डिटेल क्वेश्चन बनता है कि भाई क्रिस्पर Cas9 जीन एडिटिंग टूल कैसे वर्क करता है, ठीक है, डिस्कस इट्स एप्लीकेशंस इन मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर। तो हर जगह पर, तो अब ये है ही जीन एडिटिंग टूल है, तो किसी भी एरिया में काम कर सकता है, कुछ भी किसी भी टाइप के जीएमओ को क्रिएट कर सकता है। तो ये बेसिकली है क्या, इसका फुल फॉर्म रिपीट्स बताएं, ये जो एंडोन्यूक्लियस है, ठीक है, उस पर बात करेंगे, गाइडेड आरएनए जो कि लोकेट करता है फॉल्टी जीन को, पैम क्या होता है, ठीक है, डूडना और चारपेंटियर के नोबेल प्राइज 20 की भी डिस्कशन बता सकते हो, कैस के भी काफ़ी पुरानी, जो इससे पहले क्रिस्पर Cas9 से पहले की टेक्नोलॉजी है, वो कॉस्टलियर है, उससे कैसे बेटर है, ठीक है, फेलोडा, क्रिस्पर, IgIV, ऑफ टारगेट क्या इश्यूज होते हैं, सिकल सेल पर क्या अपडेट्स हैं, जर्मलाइन बैन कैसे हुआ,
जमलाइन पर जो चाइना का कोई अपडेट है वो दे दीजिए। तो दीज थिंग्स आर देयर इन दिस, राइट? सो लेट्स सी, थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट पे रखता हूँ, ठीक है, जस्ट टू सेव योर टाइम। नाउ क्रिस्पर स्टैंड फॉर, अब देखो पहले तो इसका फुल फॉर्म ही बता दो आप, क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। एक डिफेंस सिस्टम है नेचुरल, ठीक है, नेचुरल डिफेंस सिस्टम है। कहाँ मिलता है? बैक्टीरिया में। उसको देखा जाता है दैट स्टोर फ्रेगमेंट्स ऑफ वायरल डीएनए, वो अपने अंदर वायरल डीएनए के फ्रेगमेंट्स को रखता है टू रिकॉग्नाइज एंड कट द इन्वेडर्स। अगर कोई भी इन्वेडर वहां पर आया तो उसको रिकॉग्नाइज करेगा एंड कट कर देगा। तो ये बैक्टीरिया से उठा करके ड्यूडना एंड चारपेंटियर ने इसको पाया। साइंटिस्ट ने अडेप्ट किया इनटू द प्रोग्रामेबल जीन एडिटिंग टूल इसको, ठीक है। और जहाँ पर कि जो गाइड आरएनए है डिटेक्ट करता है, ठीक है, फॉल्ट को, और कैस कैस एंजाइम को, मॉलिक्यूलर सीजर है ये, मतलब ये जो एंजाइम्स हैं इनको मॉलिक्यूलर सीजर की के साथ भी इसको आप एनालॉग कर सकते हैं। और दैट्स फाइन, दिस इज फाइन। नोबेल प्राइज वगैरह बता दो आप कि इमानुअल और आपका जेनिफर डूडना का, जेनिफर डूडना, इमानुअल, इनके नोबेल प्राइज को जरूर बताओ इन केमिस्ट्री फॉर डेवलपिंग दिस टूल। कैसे वर्क करता है इसमें गाइडेड आरएनए, काम करता है कुछ, कैसे क्या करेगा वो बात करेंगे। Cas9 क्या करेगा, फिर PAM सीक्वेंस क्या होती है। एक शॉर्ट आरएनए है सीक्वेंस डिजाइन टू मैच द टारगेट डीएनए एंड लीड द Cas2 एग्जैक्ट लोकेशन। तो ये बेसिकली ऐसे है, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ डिफॉल्ट को पता कर लेता है। फिर ये क्या करता है, एसोसिएटेड प्रोटीन जो है CAS, क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन 9, ये एंडोन्यूक्लियस है दैट कट्स बोथ एंड्स ऑफ डीएनए, ठीक है, एट द टारगेट। पैम सीक्वेंस है शॉर्ट फोटो स्पेसर एडजस्टमेंट है, ये इसको बोलते हैं PAM मोटिव, है ना, फोटो स्पेसर आपका एडजस्टमेंट मोटिव जो नेक्स्ट टू द टारगेट दैट Cas9 मस्ट रिकॉग्नाइज टू बाइंड एंड कट, ठीक है। तो तीन चीजें वर्क करती हैं। वेरिएंट टूल हो गए Cas12, 13, बेस एडिटिंग जो लेटेस्ट टूल है, इसको जरूर बताओगे कि भाई चेंजेस सिंगल डीएनए लेटर्स विदाउट फुल ब्रेक। तो ये वास्तव में डीएनए को चेंज कर सकता है ऐसे। ये इसको इसको आप बता दो कि दिस वर्क लाइक जैसे इरेजर एंड पेंसिल वैसा, विदाउट कटिंग। तो प्राइम एडिटिंग बता दीजिए आप, सर्च एंड रिप्लेस एडिटिंग थिंग। उसके बाद में डी केस, डेड केस बोलते हैं, बाइंड डीएनए विदाउट कटिंग एंड स्विचेस द जीन ऑन और ऑफ। विदाउट कटिंग उसको कर देगा, और जो जीन है डिफॉल्ट उसको इधर एक्टिव कर देगा अगर अगर वो डेड है, और या फिर अगर एक्टिव है तो उसको डेड भी कर सकता है। दिस इज व्हाट डेड Cas9 इज, ठीक है। तो ये सारी लेटेस्ट टर्मिनोलॉजीज हैं, इनको आप जरूर मेंशन करें, ठीक है। अब देखो कैसगेवी जो है वो था हमारा द फर्स्ट अप्रूवल क्रिस्पर थेरेपी 13 पे था, जिसने ट्रीट किया आपका सिकल सेल डिजीज एंड बीटा थैलेसेमिया। बीटा थैलेसेमिया वही हुआ जिसके अंदर एक तो पैसिव होता है, एक एक्टिव होता है। जीन को ट्रांसफर करने के लिए कोई लोग ऐसे पैसिव होते हैं, एक्टिव होते हैं, उनको एक्टिव वालों को ठीक करता है, ठीक है। डायग्नोस्टिक एग्रीकल्चर रिसर्च एंड ऑल, ठीक है। इसमें आप CSIR IGIB इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक लेड इंडिजिनस, ठीक है, ये बता दीजिए। इसके बाद में फेलुडा टेस्ट हो गया आपका स्ट्रिप का, कोविड-19 डायग्नोस्टिक विद आपका टेटा। उसके बाद में की साइंटिस्ट हम बता चुके हैं इसमें। इसके लिए है क्रिस्पर स्टोरी में, ये है देवज्योति चक्रवर्ती एंड सौविक मैती बिल्ट FN Cas9 फेलुडा, ठीक है। इस साइंटिस्ट इसको किया गया। सिकल सेल मिशन है इस पर, सिकल सेल मिशन। एग्री एडिटिंग जो हमने अभी ICAR जो बता रहा था मैं आपको, पूछा DST एंड जो DRR धान की बात कर रहा था उसकी वो वाली। बायो मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंजीनियर माइक्रोब्स, ठीक है ना। तो ये एक तरह से माइक्रोब है फॉर बायो E3 लिंक्ड बायो प्रोडक्शन, जिसमें कि कुछ इंसुलिन वगैरह भी बनाई गई है। ऑफ टारगेट, अब देखो एथिक्स यही है कि ऑफ टारगेट इफेक्ट्स होते हैं, एथिकल लिमिट्स को चेक करना पड़ेगा, एक्सेस कंट्रोल करना पड़ेगा इसको। एक्सेस एंड कॉस्ट अभी भी बहुत ज़्यादा है। गुजरात रेलिवेंस आप बताएंगे कि स्टेट जो ट्राइबल बेल्ट्स हैं अभी भी वहाँ पर सिकल सेल के बर्डन है। सो अफोर्डेबल किस पर, अभी सरकार ने इस पर पॉलिसी बनाई है
उनको ट्रीट करने के लिए, और हम इसको भी बता दीजिए कि विद 2030 इज टारगेट टू गेट रिड ऑफ दिस काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स आल्सो। ठीक है, ये हो गया। बायो E3 में आप बताएं सीधे, पहले तो टर्म देख लीजिए और उसके बाद में क्वेश्चन इस पे निश्चित रूप से बनने की काफ़ी संभावना बनेगी, तो बताता हूँ आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है इस पर, बट ये क्वेश्चन अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन सकता है। डिस्कस द सैलेंट फीचर ऑफ बायो E3, जिसमें कि आपने इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट तीनों को का आपको बताना है, एक्सप्लेनेशन करनी है कि उनके कैसे बेनिफिट होंगे पॉलिसी पे, एंड इट्स सिग्निफिकेंस फॉर इंडियाज बायो मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशंस। तो एम्बिशंस हमारे इसके साथ बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर हम इसके थ्रू जो इकोनॉमी है बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू उसको बहुत हाई लेवल पर ले जा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत टेक्निकलिटीज़ नहीं है। हमारा जो वर्कफोर्स है कंट्री का वो बहुत ही साउंड है, राइट। और साथ ही साथ में जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत अच्छे लेवल पर जा चुकी है। तो दिस में बी गुड सोर्स फॉर लीडर्स टू बिकम लीडर्स देयर इन दिस सेक्टर। तो ये क्या क्या चीज़ें हैं, क्या आप बायो 3 में बताओगे, वो बताता हूँ मैं आपको। तो इसका मीनिंग यही है कि भाई ये जो E3 है, ये E3 दिस इज व्हाट इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। नेशनल पॉलिसी अप्रूव द यूनियन, जो गवर्नमेंट है, कैबिनेट है, अगस्त 24 में ये नेशनल पॉलिसी अप्रूवल है, और इसको DBT है, इसको लीड कर रहा है, इसको स्टीयरिंग कर रहा है। तो एक तो आप ये बताएं कि दिस स्टैंड फॉर दिस नेशनल पॉलिसी अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट 24 स्टेट बाय DBT which comes in the department of मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अब इसका एम है टू बिकम ग्लोबल हब बनने के लिए ऑफ हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग शिफ्टिंग इकोनॉमी। ठीक है, अब अभी तक हम फॉसिल बेस्ड केमिकल हैवी प्रोडक्शन ऐसे सब पर थे, ये चीज़ें हमारी हो सकती है। बायो 3 सपोर्ट विजन ऑफ नेट जीरो कार्बन इकोनॉमी ऑल्सो, क्योंकि हम यहाँ पर एनवायरनमेंट को भी केयर कर रहे हैं। ठीक है, सर्कुलर बायो इकोनॉमी होगी, लगातार यहाँ पर फंड जनरेट हो रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा एंड द लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, लाइफ तो ध्यान रखना, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मूवमेंट, एनवायरनमेंट हमारा लाइफ स्टाइल कैसे हो फॉर द एनवायरनमेंट वाइल क्रिएटिंग स्किल बायो बेस्ड वर्कफोर्स। वर्कफोर्स इज फॉर, वर्कफोर्स में आते हैं सारे आपके रिसर्च सेंटर्स, एकेडमिया, द कॉलेज, द स्कूल्स, जहाँ पर हम खास जनरेशन को डेवलप कर रहे होते हैं, लोगों को डेवलप कर रहे होते हैं सेक्टर पर के लिए। कोर आइडिया बायो मैन्युफैक्चरिंग का है, बायो मैन्युफैक्चरिंग, बायो फाउंड्रीज, बायो मैन्युफैक्चरिंग हब्स, AI हब्स, डेटा, ये हैं। सो इसके 6 थीमेटिक सेक्टर्स जो हैं वो है केमिकल एंजाइम, फूड स्मार्ट, बायोथेरेपेटिक्स, रेजिलेंट एग्रीकल्चर, कैप्चर, ये है कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, कार्बन एमिशन को कम करने के लिए, मैरीन एंड स्पेस बायोटेक्नोलॉजी, ये इसके एम है, तो आप इसको मेंशन करें। ऑब्जेक्टिव एंड पिलर्स हैं 3 E's में, वही सारे जो हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं, वेदर इट इज द इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड द एम्प्लॉयमेंट, ऑल दिस थिंग्स, ये इसके ऑब्जेक्टिव हैं, पिलर्स हैं। इनोवेशन टू मार्केट, कि भाई यहाँ पर एक्सक्लूसिव इनोवेशन बाय द हेल्प ऑफ क्वालिटी स्किल्ड वर्कफोर्स टू द मार्केट, रिजनरेटिव बायो इकोनॉमी है, सर्कुलर इकोनॉमी की वजह से वर्कफोर्स एंड स्किल्स पर भी रिसर्च भी होगी, डेवलपमेंट भी होगा, जॉब्स भी क्रिएट होंगे, और हम इस सेक्टर को डेवलप भी कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया इकोनॉमी, सेल्फ रिलायंस हमारी बढ़ेगी, कट द इम्पोर्टेंट डिपेंडेंस ऑन केमिकल्स, एंजाइम्स एंड ट्रांस मटेरियल्स, क्लाइमेट गोल्स की ओर हम बढ़ पाएंगे, तो लाइफ फॉर एनवायरनमेंट को प्रैक्टिस कर पाएंगे, सर्कुलर इकोनॉमी कमिटमेंट्स हमारी पूरी होंगी। ठीक है, और ग्लोबल स्टैंडिंग जो है, पोजीशंस आज की तारीख में हम ऑलरेडी बढ़ गए हैं, तो हमारा जो सफ़र है $10 बिलियन के साथ में USD से बढ़ करके 195 अचीव कर चुके हैं हम, 95, एंड नेक्स्ट टारगेट हमारा 30 तक है $300 बिलियन का। ठीक है, तो उसको आप बता दीजिए। गुजरात का स्ट्रेंथ, अगेन वही बात है कि बेस फार्मा, दहेज जो आपका अंकलेश्वर वडोदरा बेल्ट है ये, ठीक है, दिस इज रेडी फॉर इंडस्ट्रियल क्लस्टर, तो गुजरात वाला जरूर बताएं। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो स्टेट मिशन एंड यूनिवर्सिटी एंकर R&D स्किलिंग है उस पर बता दीजिए। ये हो गया।
सो दैट्स ऑल फॉर दिस थिंग। आई होप आप इसको थोड़ा सा कर पाएंगे। टाइम फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा लग ही गया है, बट इट्स ओके। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू जस्ट डिस्कस द थिंग इन शॉर्ट। थोड़े में बात करें तो, बट ठीक है। एक तो आप ध्यान रखें कि भी कौन कौन से टॉपिक हैं, क्या उनके कीवर्ड्स हैं। इसके साथ साथ में कीवर्ड्स के साथ साथ में आप देखिए कि वहाँ पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो कुछ आए हैं, नहीं आए हैं। अगर नहीं आए हैं तो मॉडल क्वेश्चन क्या हो सकता है, कौन सा सेक्टर किस लेवल पर है, जो सरकार का फोकस कहाँ है, देश का फोकस कहाँ है, राइट, और इकोनॉमी किसी पर्टिकुलर एरिया में कहाँ तक डेवलप हो गई है, तो यह डेवलप हम कर सकते हैं, कहाँ हम इकोनॉमी को डील कर सकते हैं, साथ साथ कहाँ पर हम टेक्निकल डेवलपमेंट्स को भी ले सकते हैं, कहाँ पर हम वर्ल्ड लेवल पर कोलैबोरेट करके सेक्टर को बढ़ा सकते हैं। यही सारी चीज़ें देखनी है। तो इन ब्रीफ व्हाट आर द टॉपिक्स, आज हमने बात किया जैसे 301 से 310 तक। तो टॉपिक्स क्या हैं, उनके कीवर्ड्स क्या हैं, क्वेश्चंस क्या हैं, उतना ही आप तैयार कीजिए। सारा अच्छे से तैयार करने की मतलब बहुत सारा लिखने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर 6-7 पॉइंट्स हैं तो उसमें आप 2-3 पॉइंट्स मेंशन करके और एक्सप्लेन करके आगे जाएं। So that's all for today. Thank you very much and God bless.